चलिए, तो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेगुलेशन पढ़ लिया था सारा। रेगुलेशन मैक्सिमम मिनिमम बता दिया था, मैक्सिमम कब होगा, जीरो कब होगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात वहां से यही था कि मैक्सिमम रेगुलेशन कौन सा पावर फैक्टर पे होता है और जीरो रेगुलेशन कौन सा पावर फैक्टर पे होता है, ये याद रखने की जरूरत है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है और आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है, दोनों जगह पूछा सर जाता ये है कर दीजिए ना सर, हम नहीं थे ना। अभी रिपीट का कोई चांस नहीं है, अब आगे पूछिए कॉलेज में। तो मैक्सिमम मिनिमम का मैंने बता चुका हूँ कि लैगिंग पीएफ होता है तो मैक्सिमम होता है, लीडिंग पीएफ होता है तो जीरो होता है, ये बता चुका हूँ मैं। और उसके कंडीशन निकलवाया था, उसका फेज एंगल बता दी, सारा चीज बता चुका हूँ मैं। उसमें 2-4 नंबरकल भी करा दिया था, यस या नो। बाकी हाँ जो क्या थे वो तो बताएं। बोले हाँ या ना। आज जी आज सर। जो टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, सिलेबस आप लोग देखे हैं, अपना सिलेबस लगभग हमें लगता है ट्रांसफार्मर के एंडिंग के पोजीशन पर चला आया है। ट्रांसफार्मर हम लोग अब ऑटो ट्रांसफार्मर बचेगा, इसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद आई थिंक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, और फिर 3 फेज के बाद अपना खत्म हो जाएगा स्पेशल ट्रांसफार्मर और फिर डीसी मशीन। तो ट्रांसफार्मर पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से कवर होगा आपका। डीसी का भी आएगा, डीसी पढ़ेंगे। तो देखो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग क्यों की है। अब आप लोग टेस्टिंग, चूंकि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हो तो आप लोग तो लॉट ऑफ टेस्टिंग करते हो, आप डिहाइड्रेशन टेस्ट करते हो, डिहाइड्रेशन करते हो ना ऑयल का। हेलो। वाइल ब्रेक टेस्ट करते हैं डिहाइड्रेशन। सर। अरे डिहाइड्रेशन ऑयल का नहीं होता है। जब डिहाइड्रेशन। ट्रांसफार्मर, हाँ होता है अरे होता कैसे है, बात करो, जब ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला, एमआरटी में जब होता है, ट्रांसफार्मर में टीआरडब्ल्यू जब में होता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है, न्यू ऑयल, तो उस ऑयल को पहले हीट किया जाता है। आपका सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है अच्छा जी, सर। वेट, मेरा आवाज क्लियर नहीं है अभी? नहीं, आपका आवाज रुक के आ रही है। ओके ओके, आ जाएगा अभी। हाँ हेलो। हेलो। जी सर। अब आ रही है? जी सर। ठीक है, अब आ रही, जी अब आवाज आ आ रही रही है होगी, सर। हाँ। ये तो आप जो ऑयल, जब ट्रांसफार्मर नया लगता है तो ट्रांसफार्मर जब ऑयल फिल किया जाता है तो सबसे पहले ऑयल को हीट किया जाता है। हीट किया इसलिए जाता है कि जो भी उसमें वाटर हाँ मॉलिक्यूल हो, वाटर पार्ट हो, वाटर के कोई भी मतलब अंश हो, वो हीट होकर मॉइस्चर बाहर हो निकल जाए, जाता है। हाँ मॉइस्चर बाहर हो जाए। मॉइस्चराइजर। उसके बाद उस जी ऑयल को ठंडा करते हो और फिर उसके बाद उसका ऑयल ब्रेकिंग टेस्ट होता है। हाँ जी वीडी। जी सर, उसके ब्रेक बाद आप ऑयल ब्रेक डाउन ब्रेकिंग टेस्ट टेस्ट करते करते हैं। हो। जी सर। हाँ, तो आप लोग टेस्ट करते हो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग द ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर को चार्ज करना होता है, नया ट्रांसफार्मर चलाना होता है, तो आप ये काम करते हो। लेकिन अब चूंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने, जब चूंकि ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस के बारे में बताना है, जब कोई भी कंपनी से ट्रांसफार्मर खरीदिएगा तो ट्रांसफार्मर के डेटा शीट मिलता है जिस पर रेटेड, देखिए बोलिए। हेलो। फिर सर कभी कभी जा रहा है आवाज। आवाज रुक जा रहा है, इसके मतलब है कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। मैं देखता हूँ अभी प्रॉपर सर नेटवर्क कहाँ मिले। आवाज है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है? हाँ सर, आपका आवाज अभी सुनाई दी। हाँ, तो आप जो भी ट्रांसफार्मर, तो ये तो आप लोग टेस्ट करते हो जब ट्रांसफार्मर को चलाना होता है। लेकिन जब कंपनी जो ट्रांसफार्मर बनाती है, वो कंपनी ट्रांसफार्मर, जब आप ट्रांसफार्मर नया खरीदते हो तो एक डेटा शीट मिलता है कि नहीं मिलता है? वो डेटा शीट में ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस के अबाउट सारा चीज होते हैं। जी जी। ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस क्या होता है, उसका रेटिंग क्या है, सब चीज दिया होता है कि नहीं दिया होता है? हाँ हाँ, नेम अब प्लेट सारे रहता है, चीज आपको सारा चीज। हाँ, हाँ, तब वो रेटिंग स्पेसिफिकेशन तैयार कौन करेगा? तो कंपनी जब ट्रांसफार्मर बनाती है तो दैट टाइम दे आर टेस्टिंग ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर को टेस्ट करते हैं। अब ट्रांसफार्मर को टेस्ट करेंगे तो अगर लोड लगाएगा तो कर नहीं सकते, क्योंकि लोड लगाएंगे तो फिर ट्रांसफार्मर चल ही जाएगा।
वो विदाउट लोडिंग टेस्ट करते हैं। अब वो लोड टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट जहां पर लोड लगा के फिर टेस्ट किया जाता है, और एक होता है इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में क्या होगा, कोई लोड नहीं लगाया जाएगा, इनडायरेक्टली वे में उसका परफॉर्मेंस पैरामीटर निकाला जाएगा। और परफॉर्मेंस पैरामीटर किस तरह निकाला जाएगा ये अब हम बात अब करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टेस्टिंग में, दैट इज ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये आप लोग बिल्कुल यूज नहीं करते हो, बट अगर ट्रांसफार्मर किसी कंपनी में जाओगे तो ये आपको यूज दिखेगा कि कैसे इसका यूज होता है और किस तरह से परफॉर्मेंस निकलता है। ये आप लोग यूज नहीं करते हो। आप लोग जो करते हो डिहाइड्रेशन करते हो, ऑयल ब्रेकिंग टेस्ट करते हो, उसके बाद कुछ चीज़ नहीं करते हो। उसके बाद आप पोलैरिटी, अगर अगर कहीं पैरेलल में ट्रांसफार्मर चल रहा होगा तो सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट कर लेते हो और कुछ नहीं करते नहीं हो। सर, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट होता है सर। तो आप अगर करते हो तो डेट इज गुड, अगर करते हो तो बढ़िया है हमारे लिए। हाँ जी सर। जो किए हो बताए ना क्यों करते हैं, क्योंकि आप किए हैं तो कुछ हमको हमसे शेयर करिए अपना नॉलेज। धर्मेंद्र जी। हेलो, हाँ जी सर। शेयर करिए क्यों करते हैं टेस्ट। उसका सर्किट के बारे में जानकारी चाहिए, उसका सर्किट ओके है कि नहीं सर, इसके लिए। हाँ, तो उसके इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालते होंगे, जी सर। है कि नहीं। जी सर। सर्किट नहीं निकालता है। आप अगर ये देखते होगा तो हो सकता है कि वहाँ जो MRTP है जहाँ पे वाइंडिंग वाइंडिंग बनता होगा, ट्रांसफार्मर बनाता होगा जी या सर। वाइंडिंग वाइंडिंग माउंट किया होता है, वहाँ होता होगा नहीं सर, जहाँ हम पे मीटर परफॉर्मेंस। सेक्शन बीआरडब्ल्यू में ये सब टेस्ट होता है सर। मीटर सेक्शन में थे सर, हम वो ट्रांसफार्मर वाला अलग से देखे थे। हाँ, तो वहाँ होता होगा, नो डाउट। जी सर। चलिए, तो ट्रांसफार्मर का देखो सबसे पहले टेस्टिंग करते क्या है। तो जब टेस्टिंग हम किसी भी ट्रांसफार्मर करते हैं तो पर्पस ये होता है कि उसका एफिशिएंसी कितना है, उसका रेगुलेशन कितना है, ये निकालना होता है। ठीक है, और ये सारा डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के एट एनी लोड पे या एट एनी पावर फैक्टर पे। क्योंकि आप लोग एफिशिएंसी में देखा था VI cos फाइव प्लस PI प्लस I स्क्वायर इंटू R कॉपर लॉस, ये आपने एफिशिएंसी देखा था। बोलिए, VI cos फाइव मतलब वोल्ट एम्पियर रेटेड इंटू कॉस PF। तो आपने ये देखा था कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी या रेगुलेशन है वो दोनों पे डिपेंड करता है, कितने लोड है और कितना पावर फैक्टर है। क्योंकि आपने जब आपने रेगुलेशन में निकाला था तो आपने लिखा था VR इक्वल टू वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू I2 इंटू R2E इंटू कॉस फाइव प्लस माइनस I2 इंटू X2E इंटू साइन फाइव डिवाइडेड बाई E2। आपने ये देखा था ना, दैट इज अ वोल्टेज रेगुलेशन। मैंने बोला था प्लस साइन लीजिएगा जब लैगिंग PF हो और निगेटिव साइन लीजिएगा जब लीडिंग PF हो, यही बात बोला था। अब चूंकि जब टेस्टिंग करने का पर्पस ये होता है कि ट्रांसफार्मर, किसी भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी और रेगुलेशन फाइंड कर सके, किस पे, एट एनी लोड और किसी भी पावर फैक्टर पे, किसी भी लोड पे और किसी भी पावर फैक्टर पे। बात समझ में आया। अब ये टेस्टिंग दो तरह से, एक डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट और एक इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट हम चूंकि नहीं पढ़ते हैं, जरूरत है। डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में क्या होता है, ट्रांसफार्मर वहां लगा दो ले जाके, डायरेक्ट लोड कनेक्ट कर दो, जितना लोड आपका एरिया में चल रहा है कनेक्ट कर दो, उसके बाद उसका लोड टेस्ट कर लो। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। लेकिन इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट हम परफॉर्म जरूर करते हैं। तो इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में क्या है, पढ़िएगा। इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में क्या लिखा है मैंने, द एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन of a transformer on any load condition and at any power factor condition can be predetermined by indirect loading method. Full stop. In this method, the actual load is not used on the transformer, but the equivalent parameter of a transformer are determined by conducting two tests on transformer, which are open circuit test and short circuit test. देखिए हमने क्या बोला कि किसी भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी और रेगुलेशन निकालना है किसी भी लोड पे, किसी भी लोड के कंडीशन पे और कोई भी पावर कंडीशन, पावर फैक्टर कंडीशन पे। तो क्या करते हैं हम लोग, एक प्री डिटरमाइंड जो इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट होता है, जिसके बारे में पहले से आइडिया होता है, हम उसी के अनुसार इसको लोडिंग टेस्ट करते हैं, इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का एक्चुअल लोड है कभी अप्लाई नहीं करते, नॉट विदाउट अप्लाई एनी एक्चुअल लोड you can find the equivalent parameter of a ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालते हैं
बाय कंडक्टिंग दो टेस्ट। पहला है बाबू ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये बात आपको समझ में आ रहा? जी अब देखिए इस टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट क्या है, देखिए ध्यान से। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है द एम ऑफ conducting the two tests is to predict the performance of the transformer without actuating loading condition। देखिए इस टेस्ट का ये मकसद है कि हम विदाउट एनी लोड लगाए ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और ये किस में पॉसिबल है, दैट इज ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। कोई भी लोड नहीं देते और ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस के बारे में बता देते हैं। तो ऐसे टेस्ट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। ये बात आपको समझ में आई? हाँ या ना? हाँ अगर ये बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब सबसे पहला टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट। अब यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पहले इसकी बात करेंगे। तो अभी बात नहीं करेंगे, पहले आने दो। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ये दिख रहा है आपको? जी जी देखिए ओपन सर्किट हमेशा जो कैरिड आउट होता है, पहले पढ़ देते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट एट रेटेड फ्रीक्वेंसी। ये अंडरलाइन किया हुआ है, रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है ओपन सर्किट टेस्ट किस में काउंट किया जाता है, तो रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। पहला बात ये, यस सर। रेटेड फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। लेकिन रेटेड वोल्टेज आई डोंट नो, क्योंकि वो रेटिंग पर डिपेंड करेगा, ट्रांसफार्मर रेटिंग दिया क्या है, साइज पर डिपेंड करेगा। टू डिटरमाइन द कोर लॉस और आयरन लॉस और मेटाइजेशन लॉस और कांस्टेंट लॉस, तो ये टेस्ट परफॉर्म करने का मेन पर्पस है। हम लोग क्या करते हैं, इससे कोर लॉस या आयरन लॉस या मेटाइजेशन लॉस और कांस्टेंट लॉस, बोले तो आयरन लॉस पीआई को हम डिटरमाइन करते हैं। पीआई का था आयरन लॉस। और आयरन लॉस आपने देखा था नो लोड पे, अच्छा फुल लोड पे वही रहता है। तो द कोर लॉस thus calculated is then treated as constant loss despite of minor variation in voltage and frequency during actual operation। देखिए क्या बताया इसका मतलब। तो सबसे पहला ये बात समझ में आया कि जब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो ये दो बात पर डिपेंड करता है। पहला बात ये टेस्ट रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर करते हैं, और इसे क्या डिटरमाइन करते हैं, आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस। ये बात आपको समझ में आ रहा है? या कोर लॉस, ठीक है, या मेटाइजेशन लॉस। दिस आर द लॉस। ये बात आपको समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, हाँ मैंने फिर बोला कि द कोर लॉस। अब उसके बाद जब हम ये टेस्ट कर लेते हैं तो द कोर लॉस thus कैलकुलेटेड इज देन ट्रीटेड एज कांस्टेंट। पहले हम कोर लॉस को कांस्टेंट मानते हैं, बट ये कांस्टेंट होता नहीं है, इसमें माइनर वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा होता है। आप कभी भी किसी ट्रांसफार्मर के पास जाइए तो देखिए वो थोड़ा वाइब्रेशन कर रहा होगा, देखिए हमिंग करता है भाई, हमिंग करता है, दैट इज गुड, हमिंग करता है। हमिंग करने का क्या पर्पस है उसमें सर? जी क्या हमिंग करने का पर्पस है सर उसमें? एक हिसाब से क्या बोले हम, हीट होता है जो लॉस के चलते हीटिंग होता है, उसके चलते हमिंग करता है। कोर में हमिंग होता है सर, कोर में हमिंग होता है। तो कोर में हमिंग जो होता है, अब कोर में हमिंग क्यों होगा? तो और में सर हमिंग जो कंडक्टर में करंट जाएगा सर, तो हाँ, तो उसमें कंडक्टर में करंट जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटाइज होगा। चले छोड़िए ये बात हटे। अब देखिए तो जो कोर लॉस होता है बेसिकली लीकेज फ्लक्स की वजह से आता है। किसके फ्लक्स की वजह से? लीकेज फ्लक्स। जो कोर में फ्लक्स प्रॉपर लिंक नहीं हुआ सेकेंडरी कॉइल से,
तो जो एक तो लीकेज काउंट हो जाएगा, कुछ कोर का काउंट हो जाएगा रिलक्टेंस की वजह से। तो ऐसे लॉस को हम निकाल सकते हैं किससे? ओपन सर्किट टेस्ट। अब ओपन सर्किट टेस्ट कैसे कैरिड आउट होता है, तो चलो आगे देखते हैं। देखो इससे हम कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा वेरी करता है, बट हम क्या ट्रीट करते हैं? कांस्टेंट। ये बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए ये है अपने आप पावर सोर्स। क्या है? पावर सोर्स। ये सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिंगल फेज ऑटो। ऑटो कौन सा? रोड पे जो चलता है। नहीं, ऑटोमेटिक सर। ऑटोमेटिक जानते हैं? ऑटोमेटिक ऑटोमेशन क्या बताइए? ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब सर हुआ कि हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज के अपने से रेगुलेट करता है। वोल्टेज हाई या लो हो तो उसको कैलकुलेट करके सेम स्थिर वोल्टेज में रहा जाए। एग्जैक्टली। देखिए ऑटो ट्रांसफर, अब ऑटो ट्रांसफर वेरिएबल है, वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर का दो वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को मैंने बोला एलबी साइड, और सेकेंडरी को मैंने बोला एचबी साइड। एचबी साइड बोलते ही इसके साइड को हम क्या कर देंगे? ओपन छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? ओपन। ओपन छोड़ दिया, बोलिए इस सर्किट को क्या छोड़ दिया? ओपन। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ओपन हाँ। छोड़ते ही ये V2 और ये E2 क्या होगा? बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, एग्री? अब आपके सर्किट में कोई भी करंट जाए, सॉरी क्या बोला मैं, क्या बोल रहा था, थोड़ा बताओ तो। सर्किट में कोई भी करंट जाए, नहीं करंट जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो ओपन हो गया। तो जो भी वोल्टेज E2 जनरेट होगा, तो आप इनपुट से देंगे सर, तो उसमें तो करंट जाएगा ना। क्या बालक? इनपुट से जो आप सर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है, इधर से इनपुट जो दीजिएगा सर प्राइमरी हाँ जी, वाइंडिंग में, हाँ जी। तो करंट जाएगा ना सेकेंडरी में। करंट सेकेंडरी में नहीं जाता। आप लोड नहीं सेकेंडरी में लगा तो लिंक, करंट कहाँ से आएगा? सेकेंडरी में लिंक होगा फ्लक्स, ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। और जब सर्किट क्लोज कर दोगे, तो जैसे ही क्लोज पाथ मिलेगा करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये बात अभी आपने क्या किया? ओपन। सर्किट का टेस्ट ही बोला ना, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन करोगे तो जो भी यहाँ E2 जनरेट होगा, इंड्यूस होगा। कौन सा E2? ओपन सर्किट सर थी रहेगा, तो जहां तक ओपन है, जहां तक उसका कंडक्टर है, वहां तक तो करंट जाएगा ना सर। उससे आगे हम ये तो हमको सीधा सीधा सुसाइड करने पर उतारू कर रहे हो जी। बिना लोड के करंट कहाँ जाएगा? बिना लोड के रुकिए 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 भगवान, आप तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डुबा दोगे ओम प्रकाश जी। सर सेकेंड एक बात बताइए, अरे एक बात बताइए, आप सिंपल एक बात बताइए, किसी आदमी के घर में आप वायर जोड़ के मीटर रूम तक जोड़ दिए। हाँ। कहाँ तक जोड़ दिए? मीटर तक। अब मीटर के आगे उसे घर में सप्लाई नहीं दीजिएगा तो यूनिट कैसे उठेगा? सर मीटर में हम इनपुट लाइन देती है सर, आउटपुट उसमें से निकाल के, अगर हम आउटपुट मीटर से निकाल के 2 पॉइंट निकाल के तार में रख दिए, तो जो तार हम निकाले उसमें तो सर करंट रहेगा ना? नहीं जाएगा ना। अच्छा रुको रुको, इनको समझाता हूँ मैं। एक बात बताओ, ये जो आप कहीं कहीं रोज जाते हो तो पुल पड़ता है, पुल पड़ता है, पुल रोड पे। हाँ, नदी क्रॉस होता है रोड से, तो पुल बनाया गया है, पुल, ब्रिज। हाँ जी जी। अच्छा, ब्रिज जब तगड़ा है तो आराम से पार करते हो, अगर ब्रिज टूट जाए तो कहाँ तक जाते हो आप? ब्रिज टूट जाएगा तो सर अपोजिट हो जाएंगे कि जाएंगे कहाँ? क्या है तो फिर करंटवा कैसे चला जाएगा? जब आपका सर्किट टूट गया तो करंटवा कैसे चला जाएगा? वो बात हम कह रहे हैं कि सर दोनों जो आउटपुट हम दोनों कंडक्टर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सुनिए क्यों नहीं जाएगा, आपको दो चीज आप भूल जाते हो, आप लोग बार बार समझाता हूँ। ये सर्किट अभी क्लोज है, ध्यान सुनिएगा, बड़ा तकलीफ है। अच्छा एक बात बताइए, बात हो ही गया, आप जब आइसोलेटर ऑफ कर देते हो, आज जब आप मेन लाइन पर काम करते हो तो उसमें करंट आता है क्या? तो सर करंट हम उसको आइसोलेट कर दिए ना सर, सर्किट नहीं हो रहा है। लेकिन सर सर्किट को, अच्छा सर्किट को आइसोलेट करने का मतलब क्या कर दिया आपने? ओपन किया कि नहीं किया? ओपन कर दिए सर।
अब आप यही बात ओपन है, मैं बोलूं कि आप ब्रेकर को या आप आइसोलेटर को आप क्लोज करो, आप ब्रेकर को आप ऑन लोड पे आप क्या करो अथी। सर आप नहीं समझे। आपका मैं बात समझ गया, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर ये सर्किट जब ओपन है, यहाँ सोर्स हाँ। लग गया, आप ये बोलना चाह रहे हैं, सुनिए आप आपका बात क्या बोला, आप यही बोलना चाह रहे हैं कि सर ये सर्किट है, अब ये हाँ। ओपन है, हाँ तो इसमें यहाँ तक तो करंट जाएगा ना। अरे भाई हाँ साहब नहीं जाएगा ना, अब पूछो काहे नहीं जाएगा। हाँ। आपको बहुत पहले बताया था कि ओपन सर्किट का इंपीडेंस कितना होता है। ओपन सर्किट का इम्पीडेंस भूल गया। देखा इन्फिनिटी। लिखे हैं कितना, इन्फिनिटी। हाँ हाँ। अब इन्फिनिटी जाएगा तो आई इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बाई इनफाइनाइट। इक्वल टू। हाँ। अब कितना आएगा ये, 0। जब भी एक बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए, तो सर्किट अगर ओपन हो गया तो नो करंट हाँ। विल फ्लो थ्रू द सर्किट, बिकॉज क्यों कि करंट हमेशा जब भी फ्लो होगा जब क्लोज पाथ मिलेगा। तब तो सर जब अगर हम मीटर में इनपुट दे दिए, हाँ आउटपुट जी, जो कंडक्टर निकाले सर, उस सर्किट ओपन है तो उसमें करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। एकदम नहीं, एक यूनिट नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर आता है बिल 1-2 यूनिट आ जाता है, आप बोलोगे मेरे से यूनिट एक सर कंजप्शन नहीं होगा, लेकिन करंट वहां तक तो रहेगी ना सर। नहीं जाएगी। आपका आपका एनर्जी मीटर को जब इनपुट आप दे के आउटपुट को अगर ओपन छोड़ देते हैं, लोड नहीं कनेक्ट करते हैं, तो आपके एनर्जी तो मीटर उस में एक छोड़िए, सर जितना सुनिए दूर तक हम वायर में नहीं ओपन किए जाएगा हुए हैं, ना, उतना दूर तक जाएगी ना सर ना जी, करंट। उस ओपन एंड पे आपको वोल्टेज मिल जाएगा, करंट नहीं जाएगा। उस ओपन एंड पे वोल्टेज मिल जाएगा, करंट कुछ नहीं मिलेगा। आप सिंपल सोचो ना यार, आप हाँ। जब ब्रेकर को क्लोज करते हो तो आपका करंट हाँ। जाता है, नहीं। ब्रेकर क्लोज होगा तो करंट नहीं जाता है। अच्छा क्लोज होगा तो हाँ और जब ब्रेकर ओपन आप रहेगा। ओपन करते तो करंट जाता है क्या। नहीं नहीं। तो आपकी ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है, जब हमने सर्किट को ओपन ही कर दिया तो कोई करंट नहीं जाएगा। ओपन के मतलब ही होता है इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, और क्लोज के मतलब होता है कि उसका जीरो रेसिस्टेंस, पर एक्चुअल में जीरो होता नहीं है, कुछ ड्रॉप लेता है, पर अब जीरो मान लेते हैं जीरो। तो कभी भी अगर सर्किट ओपन है तो नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए पाथ जरूरी है। अगर एक बार बताओ, जब आप इस रोड से उस रोड पर जा रहे हो और नदी बीच में पड़ रहा है, तो इस रोड से उस रोड पर कब जाओगे, जब ब्रिज क्लोज होगा तभी ना जाओगे जी। हाँ। अगर ब्रिज क्लोज नहीं होगा तो कैसे चले जाओगे, छलांग मार दोगे हनुमान जी की तरह। नहीं। तो छलांग तो मार सकते, पावर तो होना चाहिए ना। तो कभी भी अच्छा। अब आप बोल सकते थे सर सर्किट रहेगा तो उसमें करंट फॉलो नहीं करेगा। नहीं करेगा, एक पैसा करंट नहीं करेगा, कोई इन पे करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा। आप ओपन के मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। तब तो इसमें सर जब करंट फॉलो नहीं करेगा तो सर उसमें वोल्टेज कैसे पता चलेगा कि कितना वोल्टेज चल, वोल्टेज बिलो कर। हाँ ये जो सोर्स का वोल्टेज होगा वही टोटल वोल्टेज आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, हाँ। जितना सोर्स का वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज उसके क्रॉस आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे। सर आउटपुट में जब करंट फॉलो उस कंडक्टर में नहीं करेगा सर, तो उसका इंड पॉइंट पे हम वोल्टेज कैसे सर ज्ञात कर लेंगे। अरे बाबा, नेटवर्क पढ़ो दोबारा, ओम प्रकाश जी दोबारा नेटवर्क पढ़ो, खासकर केवीएल केसीएल पढ़ना एकदम बच्चों वाला पहले। कह रहे थे ओम प्रकाश जी, वोल्टेज कर दे सर, वोल्टेज चेक करने के लिए भी तो सर्किट आप पूरा मीटर लगाते हो कि नहीं लगाते हो। नहीं नहीं आप छोड़ दो उनको बात, उनको ना उस सर्किट पूरा का मतलब नहीं है। सर्किट पूरा हो गया। आप मीटर को देखो, एक बात आ दे, जब आप वोल्ट मीटर लगाते हो ना, बस सुन लो पहले कहानी। तो वोल्ट मीटर का जो इनपुट इंपीडेंस होता है, जो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, अगर आइडियली बोलूं तो दैट इज इनफाइनाइट। आइडियली बोलूं तो क्या, इनफाइनाइट। बट प्रैक्टिकली बोला जाए तो खूब वेरी हाई वैल्यू, मेगा ओम के रेंज का होता है, जबकि अमीटर में ठीक उल्टा हो जाता है। अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0, बट प्रैक्टिकली वैल्यू उसे क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल।
ये बात आप समझिए। आप अगर आप वोल्टमीटर लगाते हो तो वोल्टमीटर का इनपुट इम्पीडेंस आइडियली क्या बोला, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लगा हुआ दैट इज ओपन, उसमें कोई डाउट नहीं, ओपन हो जाएगा। आपका ये बात अभी क्लियर नहीं हो रहा ओम प्रकाश जी ना जी, रुकिए। और ओम प्रकाश जी के बाद ओम प्रकाश जी से क्लियर करवाते हैं। ये तो गजबे हमको डाल दिए जी, फिर में हमको नेटवर्क पढ़ाना पड़ जाएगा आपको। थोड़ा ओम सा प्रकाश सर जी ज्ञान मिल जाएगा जी। ज्ञान मिल जाएगा, आप ज्ञान के चक्कर में हमारा प्राण निकाल दोगे, सिलेबस और नहीं देखोगे। ये मान लेते 2 ओम और ये मान लेते हैं 3 ओम, यही बोल दे ना ओम प्रकाश जी। जी बोलो इसमें करंट जाएगा कितना, 1 एम्पियर जाएगा, बोलो 5/5। हाँ तो ये लेंगे भाई 2 वोल्ट, कितना वोल्ट लेंगे ये, हाँ 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। और ये भी लेंगे हाँ 3 वोल्ट, क्योंकि आई इंटू आर। तो आई इंटू आर कितना, हाँ V3 कितना, V3 बोल देते हैं। तो 1 × 3, ये नहीं लिखेंगे जी, आप ये नहीं लिखे, बोलिए। हाँ हाँ अब आप अगर इसमें केवीएल लगाओगे तो केवीएल इजीली सेटिस्फाई करेगा। हम्म अब मैं बोलता हूं कि आप इसके करो, अब इसको ओपन कर दो, क्या कर दो, अब इसके सॉरी ऐसे रखो, केवीएल लगाओगे तो क्या लिखोगे, 5 = I × 2, 1 × 2, ये लिखोगे ना। हाँ हाँ आप प्लस 1 × 3, 3। हाँ ये कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। अब इस सर्किट को देखो, अब इस सर्किट को मैं दोबारा बनाता हूं। अब इस सर्किट में R3 का वैल्यू 0 कर दिया, क्या कर दिया, 0। सुनते चलिएगा, आपकी कहानी तीनों चीज क्लियर हो जाएगा। मैंने इस रेसिस्टेंस को क्या किया, यहाँ शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया जी, शॉर्ट। अब शॉर्ट कर दिया, ध्यान से सुनना। अब शॉर्ट करते ही इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो कैसे बढ़ जाएगी, यह था 5 वोल्ट, ये था 2 ओम। अब कितना करंट जाएगा इसमें, 2.5 2.5 एम्पीयर। अब बताओ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा बताइए, 2 के थी 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। अब बताइए इस लाइन में कोई वोल्टेज आया, नहीं इसका वोल्टेज क्या हो गया, इस लाइन ये बराबर जो यहाँ जो 5 वोल्ट है तो यहाँ भी तो 5 ही वोल्ट होगी ना सर। कहाँ पे, आप यहाँ सर सर्किट क्लोज किए हुए हैं ना, शॉर्ट किए हुए हैं ना सर। हाँ जी, तो यहाँ 5 वोल्ट हो जाएगा शॉर्ट में, ये शॉर्ट में 5 वोल्ट हो जाएगा। बोलिए आप, बोले सर्किट शॉर्ट हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। अगर सर्किट शॉर्ट होकर 5 वोल्ट हो जाए तो सुनिएगा पहले हमारी कहानी। तब तो ब्रेकर आपका क्लोज होते ही आपका सब ब्रेकर ही वोल्टेज खा जाएगा, आपको तो आगे वोल्टेज ही नहीं मिलेगा। आप जब आइसोलेटर और ब्रेकर को ऑन कर देते हो, क्लोज कर दोगे, तो सारा का सारा वोल्टेज आइसोलेटर और ब्रेकर के पास ही रह जाना चाहिए। नहीं बोल क्या है, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए ना। कभी नहीं होगा। आप देखो ना, सारा का सारा 5 वोल्ट उठ के कहां चला गया, इसके क्रॉस। हाँ। इसमें कोई वोल्टेज है नहीं है, तो इसका रेसिस्टेंस बोला जाता है 0। अब रेसिस्टेंस 0 बोलते ही इसको हो गया शॉर्ट, रेसिस्टेंस 0 बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो सर्किट शॉर्ट है। अब यहां अगर लिखोगे तो V = I × R। अब करंट तो 0 नहीं है, लेकिन रेसिस्टेंस क्या है, 0। तो वोल्टेज क्या आएगा इसका, तो 2.5 एम्पियर यहाँ वोल्टेज 0 हो जाएगा, एम्पियर करंट 2.5 एम्पियर हो जाएगा। तो आपका केवीएल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 5 वोल्ट का 5 वोल्ट सर्किट बना गया, देखिए तो यह 5 वोल्ट आया तक नहीं, केवीएल सेटिस्फाई किया कि नहीं। अब यहाँ भी केवीएल सेटिस्फाई किया कि नहीं, पहले बताओ। 5 वोल्ट = 2.5 × 2, 2.5 × 2 अब +0, हाँ मिला 5 वोल्ट। तो हाँ। जब भी आप, अब ये बात ये कहा, अल्लाह का जोड़ रहा हूं, जब भी आपका ब्रेकर या आइसोलेटर आप क्लोज करते हो किसी भी लाइन पे, जब भी आप क्लोज करते हो, तो ये माना जाता है कि जो कंटेक्ट ऑफ ब्रेकर है या जो कंटेक्ट ऑफ आइसोलेटर है, वो इतनी अच्छा कंडक्टर का बना है कि उसके क्रॉस कोई ड्रॉप ना हो। और होता भी नहीं है, क्योंकि आप कॉपर के बार के लगा होता है वो। ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए, अब इसी सर्किट को मैं ओपन करता हूँ, किसको करता हूँ, इसी को ओपन। अब ये शॉर्ट समझ में आ गया। अब इसको ओपन कर दिया, क्या कर दिया ओम प्रकाश जी, ओपन। अब ओपन कर दिया, ध्यान सुनना। अब यहां से 5 वोल्ट दिया आपने, दिया था ना 5 वोल्ट,
हाँ 5 वोल्टेज दिया ना। अब ध्यान सुनना, हाँ अब इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाए, बोला मैंने 0, बोला ना 0। हाँ आप मान लो, मैं 0 बोला था एक बार, थोड़ा सा मान लो कि सर बोले 0 तो हम 0 मान लेते हैं। अब देखो, अब इसके वोल्ट मान लेते हैं V3 माना था ना, हम्म, V3 बोल देना। देखो इसको मैं ओपन कर दिया यहाँ पे, ये मैंने रेसिस्टेंस यहाँ जोड़ रहा हूँ और इसको ओपन कर दिखा रहा हूँ। रेजिस्टेंस का वैल्यू सर दीजिएगा ना, क्या चीज? ये इस साइड का रेजिस्टेंस का वैल्यू, जो क्या? ओपन सर्किट से पहले जो आप रेजिस्टेंस दिए हैं हाँ दे रहे 5 हैं, दे रहे वोल्ट। हैं, अरे दे रहे हैं, घबराइए मत, दे रहे हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं? आप ये नहीं बोलना चाह रहे 2 ओम दे दिया। हाँ अब करंट की वैल्यू क्या बोला इसमें 0, क्या बोला 0। अब इसमें केवीएल लगाओगे तो क्या लिखोगे, क्या सुनना, 5 प्लस 2 5 इंटू बराबर आई 2। हाँ अब प्लस V3 लिखोगे। हाँ अब आई की वैल्यू मैंने बोला 0, तो V3 इक्वल टू कितना आ जाएगा। V3 बराबर 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ V3 इक्वल टू 5 वोल्ट आया, यहाँ V3 बराबर 0 आया, आया ना। और जब रेसिस्टेंस हाँ आता V3 का वैल्यू कितना आया था, 3 वोल्ट आया था ना। देखो तो ये जब सर्किट जब भी ओपन होता है तो उसका रेसिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। जब भी आप, इसका मतलब है कि जब भी आप ब्रेकर या आइसोलेटर आप ऑन अति कर देते हो, ओपन कर देते हो, तब उस लाइन पे जाके काम करते हो। अगर आपको ट्रांसफार्मर पे मान लो काम करनी है, तो ट्रांसफार्मर के पहले आप पैनल लगाते हो और फिर ट्रांसफार्मर के बाद पैनल लगाते हो। तो क्या करते हो, हाँ ट्रांसफार्मर पे जहां से सप्लाई होता है उस इनकमिंग के ब्रेकर को आप आउट कर देते हो, मतलब ब्रेकर सर्किट ब्रेक कर देते हो। और सर्किट ब्रेक करते ही उसमें कोई करंट नहीं आएगा, तब जाकर ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस करते हो। ऐसा नहीं कि आपने क्लोज करके तब ब्रेकर मेंटेन करने गए तो आपको ज्यादा करंट मार देगा बच्चे को। ये सर्किट हाँ का कंसेप्ट है, जब भी सर्किट ओपन होगा जितना सप्लाई वोल्टेज होगा टोटल वहां आ जाएगा। यही वजह थी कि जो ब्रेकर में डिफरेंट डिफरेंट क्वेंचिंग मीडियम जो लेते हो, आप बोलते हो ना कि आर्क को क्वेंच किया जाता है, VCB लेते हो, ऑयल लेते हो कि नहीं लेते हो। हाँ तो इसलिए लेते हो कि जब, क्योंकि उनकी गैप बहुत कम होता है, मिलीमीटर का होता है। तो होता क्या है कि जब भी उसके गैप ज्यादा कम रखोगे, तो जब भी उसमें, जब आप लाइव कंडक्टर, कोई भी वायर लाइव जिसमें करंट जा रहा है उसे काटोगे तो स्पार्किंग होती है। तो जब आप लाइव कंडक्टर पर जब ब्रेकर ओपन करते हो तो उसमें अंदर स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को ही बोलते हैं आर्क। और उस आर्क की वजह से जो उसमें मीडियम होता है वो आयनाइज हो जाता है। अब आयनाइज होते ही क्या होता है, दोनों ओपन कंडक्टर के बीच में एक स्पार्क का एक पाथ बन जाता है, वर्चुअल कंडक्टर बोलते हैं। उसकी वजह से आपके ब्रेकर में, आपके ब्रेकर ओपन होने के बाद भी आपके लाइन में करंट हल्का हल्का आता है। अब उसको भी हटाने के लिए आपने आर्क क्वेंचिंग मीडियम, आर्क क्वेंचिंग क्या करता है, बार बार उसको हटाता है वहां से और फ्रेश मीडियम भरता रहेगा, क्योंकि वो मीडियम आयनाइज होकर आपको करंट देने लगता है। वो हटाने के बाद जब वो हट जाता है तब आप आइसोलेटर को ऑफ करते हो। है ना, तो सम टाइम आप आइसोलेटर को अगर उसके साथ ही ऑफ कर दोगे तो आइसोलेटर में स्पार्किंग होगी। आप हाँ ऑब्जर्व नहीं करते हैं सब चीजें। तो जब हाँ भी होती सर्किट है। ओपन होगा तो नो करंट विल फ्लो थ्रू दैट करंट सर्किट। आप अब ये सोच रहे हो, ये बात ध्यान में आप बैठा लो, जब भी करंट फ्लो होगा तो सर्किट को क्लोज पाथ चाहिए। अगर आप एक बात बताओ, अगर आपको घर से ऑफिस जानी है तो ऑफिस को पता है ना रास्ता, ऑफिस कहाँ पे है, तब नहीं जाते हो। हम्म। लेकिन जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन क्या चले जाते हो ऑफिस क्या? नहीं सर, छुट्टी है तब क्या करने तो जाएंगे। तो यही बात है, विदाउट एम या विदाउट कोई पाथ आप ऐसा नहीं, अगर रोड पे जाते हो तो रोड से आप अपना बाइक खेत में दौड़ा देते हो और खेत से आप रोड पे पिटाते हो। आप एक पाथे को फॉलो करते हो, रोड को ही फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। हाँ और जहां पे आपको पुल टूटा हुआ मिला वहां रुक जाते हो कि नहीं रुकते हो। हम्म, तो जब भी यहां भी सर्किट जब टूट जाएगा तो करंट में 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप बाइक खूब तेजी में जा रहे थे, पुल टूटा मिला था, गाड़ी का स्पीड क्या रहेगा, 60। जीरो। क्या रहेगा, जीरो पुल टूटे तो अब कहाँ से जाएंगे सर। 0 रहेगा। क्या 0 रहेगा, आप बोलोगे नहीं सर हम तो 60 की स्पीड तक जाएंगे, आप फिर जाकर रोकेंगे, तब तक रोकते रोकते चले जाओगे नदी में। तो कभी भी सर्किट जब ओपन होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो जो भी आप सप्लाई वोल्टेज, यानी इसका मतलब है कि जिस इनिशियल कंडीशन में बाइक आप स्टार्ट किए थे उस इनिशियल कंडीशन में आ गए कि नहीं आ गए। हाँ हाँ बोलिए, आप इतना कहानी गीत दिए मेरे को। आप ये नेटवर्क का पढ़िए,
तो तो ओपन समझ सर्किट में आ गया ना, clear हो गया ना सर? अरे नहीं ना, कभी भी ध्यान रखिएगा, ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। इसका रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, अब R3 के वैल्यू बोलेंगे इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे, जब भी सर्किट होगा तो Infinite। इनफाइनाइट बोलेगा। अब इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि आपने करंट जीरो बोला है, तो इनफाइनाइट करंट जब भी जीरो होगा जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। जब भी बोल देंगे सर्किट है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बोलते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर्किट ओपन है। ओके, आप ही सोचो ना, ठीक सर। आपके सब स्टेशन से अगर कोई भी लोड या कोई भी एरिया कनेक्ट नहीं हो, तो आपके सब स्टेशन पर क्या मीटर चलता है क्या? नहीं ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस मांगता है क्या? नहीं, क्या है? तो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ लोड नहीं आया, नहीं है। तो जो भी वोल्ट, अच्छा, और अगर आप मेजर करोगे तो वोल्टेज जरूर मिले। आपको ये बात याद होना चाहिए कि आप सिटी का सेकेंडरी हमेशा शॉर्ट रखते हो। हाँ, क्या है? ये नहीं नॉलेज है सर, क्यों सिटी का सेकेंडरी शॉर्ट होता है सर? हमेशा शॉर्ट रखा जाता है, किसी मोटा वायर से शॉर्ट करके रखा जाता है। हाँ हाँ, सिटी का सेकेंडरी सर शॉर्ट रहता है। जबकि पीटी में काम नहीं किया जाता, लेकिन सिटी में जरूर किया जाता है। जी, क्या है? लाइटिंग से बचाने के लिए रहता है सर। अरे बाबा, धर्मेंद्र जी है नहीं? हाँ धर्मेंद्र जी, जी सर। फिर ज्ञान कलेक्ट करिए। नहीं, वो तो लाइटिंग अरेस्टर तो है ही है उसके लिए। अरे वो होता क्या है, यहां से को आप ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन नहीं लिखे थे, V1 बाई V2 इजकल टू I2 बाई I1 लिखे थे। अब यहां हाँ। समझो, अब कहानी यहां समझ आ रहा हूं तुमको। अब ध्यान से देखो, तो अब हमको आपको ये बोला था कि V1 इंटू I1 इजकल टू V2 इंटू I2 बोला था। जी सर। जी, ये बोला था ना। अगर मैं हाँ। मानता हूं कि ये, हाँ, मैं अगर ये बोल दूं कि ये 500 वैल्यू है, कितना 500, मैं ये बोल देता हूं, कितना बोल दिया 500। ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों 500 है, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, वरना दिमाग से निकल जाएगा। तो मैं बोल दिया कि आपका करंट था, इसमें मान लेते हैं 100 एम्पियर। कितना करंट था? 100 एम्पियर। आप क्योंकि सिटी का आप सिटी का कोई रेशियो 100/5 ले ले या 100/1 ले ले, हाँ, कुछ भी सर। चलो 100/1 ले लेते हैं, 100/1 ही ले लेते हैं। चलो अब 100/1 ले लिए। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा वोल्टेज निकालो, तो वोल्टेज कितना आएगा? V1 कितना आ जाएगा? E1 आ जाएगा 5 वोल्ट। अरे 500/100। हाँ, जी सर। अब V2 कितना आ जाएगा? B2 हो जाएगा 500 वोल्ट। हाँ, V2 500 सामने दिख रहा है ना। आप ऐसा करोगे ना, V1 इंटू 100 इजकल टू 500। आप लोग को समझ में नहीं आता है, आप लोग सोचने लगते हो। V1 100 इजकल टू 500 करोगे। हम टेस्टिंग पढ़ाने बैठे थे हैं, चलो कोई बात नहीं, टेस्टिंग में आएगा ये सब। और V2 इंटू 1 इजकल टू 500 करोगे। बोलिए। हाँ, अब यहां से आपको क्या पता चला? V2 की वैल्यू 500 और V1 की वैल्यू 5। बोले हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। हाँ, धर्मेंद्र जी जी सर। क्या नहीं बोल रहे हैं? अब ध्यान से देखो कि जिस वाइंडिंग में करंट कम था उसमें वोल्टेज ज्यादा है कि नहीं? जी हाँ। सर। यानी आप सिंपल एक बात सुनो, आपने ट्रांसफार्मर का टेपिंग देखे हो? जी सर। टेपिंग हमेशा, जो ऑन लोड टेप चेंजर ट्रांसफार्मर होता है उसमें टेपिंग हमेशा हाई वोल्टेज साइड में दिया जाता है, लो वोल्टेज साइड में नहीं दिया जाता है। जिसको ऑन लोड टेप चेंज करते हो उसके हाई वोल्टेज साइड में होते हैं। आप ये ऑब्जर्व किए हो? क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होता है। कम होती है। तो जब टेप चेंज करोगे तो स्पार्किंग कम होगा, और लो वोल्टेज साइड में करंट ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि सिटी के सेकेंडरी में करंट की वैल्यू इतनी कम होती है कि जो उसका वोल्टेज इंड्यूस होगा ओपन छोड़ दोगे, क्योंकि अभी बोला जो इंड्यूस वोल्टेज होगा ओपन छोड़ने से क्या हो जाएगा? सारा का सारा वोल्टेज चला जाएगा उसका हीट पे। इतना ज्यादा इंड्यूस वोल्टेज होगा, इतना ज्यादा इंड्यूस वोल्टेज होगा को सिटी सेल्फ डैमेज होगा, उसका इंसुलेशन सेल्फ डैमेज हो जाएगा। वो सिटी को भी डैमेज कर सकता है, और ये सिटी के आसपास भी अगर कोई बंदा काम कर रहा है
तो उसको भी हाई वोल्टेज का इफेक्ट पड़ सकता है। तो सर इसलिए कभी भी सिटी का भी सिटी ब्लास्ट होता है तो हमको लगता है सेकेंडरी का जो हम शॉर्ट किए रहते हैं वो सर्किट किसी तरह थी ओपन हो जाता है तो ब्लास्ट कर जाता है सर। हाँ जी, इंसुलेशन फेलियर हो जाता है। हाँ हाँ, ब्लास्ट करने का वही अथी है। कभी भी सिटी का सेकेंडरी ओपन नहीं करते, इसी वजह से तो सिटी का करंट सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर 1 एम्पियर होता है, तो उसका वोल्टेज इतना हेवी इंड्यूस होता है ना, उस हेवी इंड्यूस वोल्टेज की वजह से उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है, वो खराब हो जाता है, या उसके पास आसपास कोई बंदा काम करे तो उसको भी डिस्टर्ब पड़ेगा। इसलिए कभी भी सिटी के सेकेंडरी को ओपन हम नहीं छोड़ते। ये बात क्लियर हुआ? जी चलो बात क्लियर होता है, अब अपने टॉपिक पाओ। तो मैंने बोला सर्किट जब ओपन है तो E2 इक्वल टू V2, बोलिए। हाँ कोई करंट तो इसमें करंट तो कोई जाएगा नहीं, करंट की वैल्यू 0, बोलिए। हाँ अब हाँ। ध्यान से सुनना, तो जब सर्किट ओपन हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं नो लोड। क्या बोलते हैं? नो लोड। ये भी बोलते हैं ना, कोई लोड नहीं है। हाँ आया ना, कुछ तो बोलो धर्मेंद्र जी। जी सर, नो लोड पर नो लोड पर नो करंट सर। नो करंट, गुड। तो इसका मतलब है कि सर्किट में जो भी यहां से करंट चलेगा दैट इज नो लोड करंट। जी सर। हाँ और नो लोड करंट को हम लोगों ने आई नोट से डिनोट किया था, आपको याद है? हाँ जी सर। अब इस सर्किट में यहां लगा है वाट मीटर। क्या लगा है? यह वाट मीटर। अब वाट मीटर का देखो, वाट मीटर देखोगे तो ये नहीं दिखेगा, यहाँ पे एम दिखेगा। वाट मीटर में 4 पॉइंट दिखता है, यहाँ सी दिखेगा, वाट मीटर का जाकर देखना, देख लेना, यहाँ एल दिखेगा और यहाँ बी दिखेगा। ये 4 टर्मिनल वाट मीटर में ऊपर दिखता है। एम को बोलते हैं मैन, एल को बोलते हैं लोड, वी को बोलते हैं वोल्टेज और सी को बोलते हैं कॉमन। यहाँ पे हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। कितना वोल्ट मीटर लगा दिया? 1 वोल्ट मीटर लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक अमीटर लगा दिया। क्यों अमीटर लगाया? क्योंकि अब ये अमीटर जो भी ये नो लोड करंट जाएगा उसको क्या करेगा? मेजर करेगा। क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो जो भी करंट जाएगा मेजर करेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ अब चलो, अब एक करंट मेजर करेगा आईओसी मेजर करेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि इसको किस स्टेज पर करेंगे? यहाँ पे हम क्या देंगे? रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी। रेटेड मतलब वेरिएबल वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी रेटेड रहेगा। जो भी 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगा, वोल्टेज वेरिएबल है। तो देखो हाँ। मैं ये बोला कि ये टेस्ट हमेशा हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर देते हैं। कौन से हाई वोल्टेज साइड को बाबू? हाई वोल्टेज साइड को। और लो वोल्टेज साइड में हम इक्विपमेंट प्लेस करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं तो सर ऐसा क्यों? हम लो वोल्टेज साइड को ओपन क्यों नहीं करते? हाई वोल्टेज साइड में प्लेस कर देते, पूछ सकते थे, है कि नहीं? जी जी सर। लो वोल्टेज साइड में सर बोलिए। लो वोल्टेज साइड में सर हाई करंट जाएगा इसीलिए सर। एक तो हाई करंट जाएगा तो अमीटर का वैल्यू, अमीटर आपको ज्यादा चाहिए। हाँ देखिए हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमको जो भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड पड़े वो कम दाम की पड़े। तो कम दाम की जब पड़ेगी जब उसकी रेटिंग कम होगी। हाँ तो चलिए आते हैं। देखिए ये बात यहां से याद रखिए, दिस टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट विद द इंस्ट्रूमेंट वाट मीटर, वोल्ट मीटर एंड अमीटर। ये तीनों आपने देख लिया। प्लेस डाउन, अब ये अंडरलाइन कराया हूं, ध्यान देखो, ये अंडरलाइन करा कर रखा हूं। ये मैं ऐसी करता हूं, प्लेस्ड ऑन, ये आपको मार्क कर करना है, प्लेस्ड ऑन द एलबी साइड। कौन सा साइड? एलबी साइड, व्हाइल द एचबी साइड इज लेफ्ट ओपन। लेफ्ट मतलब छोड़ देना, एलबी साइड लेफ्ट ओपन। मैंने बोला कि जब भी ओपन सर्किट टेस्ट कैरी आउट किया जाता है तो जितने भी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट क्या क्या? वाट मीटर, वोल्ट मीटर और अमीटर, ये सारे के सारे एलबी साइड प्लेस कर देते हैं और एचबी साइड को क्या करते हैं? ओपन छोड़ देता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब यहाँ है, दिस इज बिकॉज, यह क्योंकि यह इट इज इजियर टू अरेंज। देखिए इट इज इजियर टू अरेंज रेटेड वोल्टेज सप्लाई। एक्चुअली होता क्या है? रेटेड वोल्टेज सप्लाई एट लो वैल्यू, एट लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज लेवल रेदर देन द हाई वोल्टेज। अब कहने का भी नहीं क्या है, जैसे आपको मैं कहूँ कि आप 11,000 बाई 220 का 440 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को आप ओपन सर्किट टेस्ट कर देते, कितना का? 11,000 वोल्ट बाई 440 वोल्ट का। तो मैंने बोला कि आप एलबी साइड काम करो। क्यों? क्योंकि 440 वोल्ट आपको इजीली मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन 11,000 वोल्ट नहीं मिलेगा जल्दी, इजीली नहीं मिलेगा। और अगर इजीली मिल भी गया तो आप डर के हमारे काम नहीं करने जाओगे, क्योंकि 11 केवी का लाइन है। ये बात आपको समझ में आ रहा है?
जी ये बात समझ में और अगर 11 केवी का लाइन में अगर काम भी कर रहे हो तो आपको 11,000 मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर अवेलेबल नहीं है। हाँ वोल्ट मीटर। आप लोग चूंकि किए हो, आप लोग देखो ना अपने सब स्टेशन पे कितना का मीटर रखे हो, वाट मीटर वोल्ट मीटर दोनों नहीं मिल पाएगा सर। आप कितने का मीटर रखे हो, अमीटर भी नहीं मिलेगा। अमीटर कितना का रखे हो, 5 से 10 एम्पियर का या मैक्सिमम 5 20 एम्पियर एम्पियर। सर। इससे ज्यादा 5 एम्पियर अमीटर रखे हो क्या, हम लोग 5 के एम्पियर पास से ज्यादा का। 5 एम्पियर है। अब सोचो तो आपके पावर सिस्टम में 100 एम्पियर जाता है, आप तो फीडर पड़े हो ना, आप लोग एलटी पैनल पर जाकर पढ़ना 160 एम्पियर का फीडर। अब आप ही बताओ 160 हाँ एम्पियर मेजर करने के लिए 5 एम्पियर का मीटर लगा दोगे। नहीं नहीं सर। वो तो सर तो इसी को मेजर मेजर करने कहाँ के से लिए आप करना है? लोग इसी को मेजर करने के लिए आप लोग वहां सीटी और पीटी यूज करते हो। आपके सिस्टम में सीटी और पीटी यूज देखो दो तरह से यूज होता है। एक सीटी पीटी यूज होगा मेजरिंग पर्पस के लिए, और एक जी सीटी पीटी यूज होता है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, जो रिले को ऑपरेट करता है। जी जी। तो दो हम तरह से लोग का सीटी। सर सीटीपीटी दोनों के लिए लगता है सर कि हाँ रिले आप ऑपरेट लोग करने। आप लोग बस देखो, आप लोग हर बस बार पे वोल्टेज मेजर करते हो, तो बस बार के हाँ पास हमेशा पीटी कनेक्ट करते हो, और अगर उस हाँ लाइन हाँ में करंट मेजर करना है तो उसमें सीरीज में सीटी लगा देते हो, तो सीटी दोनों का लगता है। मेजरिंग आप करते हो। जी ठीक है। सर, अभी तो नया कंबाइंड में भी आ रहा है सर, दोनों एक साथ भी रहता है। वो तो आएगा, ये सब एक ही पैनल में होता है, कोई दूर नहीं होता है। ठीक है। अब चलो, ये बात आपको समझ में आया कि ओपन जी सर्किट सर। टेस्ट जब हम कैरिड आउट करेंगे तो इक्विपमेंट किस साइड प्लेस करेंगे, लो वोल्टेज साइड। रोबोट साइंस। हाई वोल्टेज साइड क्या करेंगे, ओपन छोड़ देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा करने का रीजन ये है कि हमको लो वोल्टेज रेटेड लो वोल्टेज अरेंज करने में इजीली तकलीफ नहीं हो गई, लेकिन हाई अगर आपको अरेंज करना है तो उसमें तकलीफ होगी। ये बात आपको समझ में आया। जी दूसरा, सर। चीप इक्विपमेंट लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज होगा कम रेटिंग का यूज होगा। बोलिए। हाँ तो जब कम रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट लगेगा तो पैसा क्या लगेगा, कम। कम लगेगा। तो कभी भी कोई भी कंपनी चाहती है क्या कि हम आप 1,000 का काम 10,000 में करवाए। नहीं सर कभी भी 10,000 का काम एक हजार। कोई भी कंपनी चाहती है कि 10,000 का काम करे उसको 500 रुपया दे। then also देखो ज्यादा लॉस हो जाएगा। and also the instrument used are cheaper in cost। क्यों चीपर इन कॉस्ट, क्योंकि आप एलबी साइड अगर यूज करोगे तो एक तो लो वोल्टेज के लिए लो वोल्ट मीटर लगाओगे, और दूसरा अमीटर भी आपका लो चलेगा, एंड इट इज सेफर टू वर्क एट लो। देखिए सबसे बड़ा बात यही बोला, इट इज सेफर या सेफ, मतलब बाबू सेफ का मतलब क्या, सुरक्षित है कहाँ पे वर्क करने में, लो वोल्टेज लेवल पे। बात आपको समझ में आया। जी इट इज सेफर टू वर्क एट लो वोल्टेज। तो यहाँ से 3 रीजन पता चला हम एलबी साइड में क्यों रखते हैं। तो रखने का रीजन ये है कि एक तो हमको इजीली लो वोल्टेज साइड में रेटेड वोल्टेज इजीली मिल जाएगा। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज होगा उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा, चीपर होगा, चीप लेवल का कॉस्ट होगा। और तीसरा क्या होगा, जो वर्कर उस पर काम करेगा उसके लिए सेफ्टी बड़ा रहेगा, इंप्रूव हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। देखिए 11 केवी के लाइन पे काम करने वाला बंदा और 440 वोल्ट पे काम करने वाला बंदा, दोनों की प्रोटेक्शन और दोनों की सिंसियरिटी अलग अलग होती है। आपको ध्यान है बात का। ऐसा नहीं है कि 440 वोल्ट के ज्ञान वाले के 11,000 वोल्ट पे चढ़ा दिया जाता है, कभी नहीं। जो बंदा 11,000 वोल्ट पे काम करता है तो बार बार उसी को पिक किया जाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उसमें काम कर चुका है। ये बात समझ में आया। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखा नेक्स्ट पॉइंट लिखा सिंस। अब ट्रांसफार्मर का नो लोड पीए बहुत कम होता है, आप लोगों की बात बहुत पहले लिखवाया था। सिंस द नो लोड करंट इज वेरी स्मॉल। क्यों बाबू, आपको बताया था अगर नो लोड करंट ट्रांसफार्मर में 2 से 6% होता है या 2 से 5%, आपको बताते याद है। हाँ नो लोड करंट फुल लोड के कितने होते हैं, 2% या 6% या 2 से 5%। अगर फुल लोड करंट 100 एम्पियर है तो नो लोड करंट 2 एम्पियर या 2 से लेकर 5 एम्पियर के बीच में होगा। ये बात बता सर। तो मैंने बोला कि सिंस द नो लोड करंट इज वेरी स्मॉल, यूजुअली लेस देन द 6% ऑफ द फुल लोड करंट। ये बात याद रखिए, यूजुअली क्या, लेस देन द 6% ऑफ द फुल लोड करंट, एंड द प्राइमरी कॉपर लॉस इज नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कॉपर लॉस इसे नेग्लिजिबल कर दिए। एक तो इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा था वो ऑलरेडी स्मॉल था, और नो लोड करंट उससे भी ज्यादा स्मॉल होता है। तो जो भी ये चूंकि ओपन सर्किट टेस्ट है, तो ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस में क्यों यहाँ प्राइमरी कॉपर लॉस नेग्लिजिबल किया, क्योंकि इसमें करंट जो होगा इतनी कम वैल्यू होगा कि आई स्क्वायर जब करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी।
ये बात आपको समझ में आ रहा है? जी जी। तो एंड द प्राइमरी कॉपर लॉस इज नेग्लिजिबल एज help as the primary impedance drop at such a low current may be ignored as with the help negligible, जी लिख देना बाबू, negligible। चलो ठीक है। तो प्राइमरी इंपीडेंस में जो देखो, अब ये जाहिर सी बात है, मैं इसका सर्किट बनाया हूँ ऊपर। अब जब चूंकि करंटे बहुत कम जाएगा, मान लो नो लोड करंट बहुत कम जा रहा है, 5 एम्पियर या 7 एम्पियर ऐसे ही करंट जा रहा है, तो 5 एम्पियर के वजह से जो ड्रॉप आएगा इंपीडेंस में बहुत कम होगा। उसको भी हम लोग क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर करने से क्या फायदा हुआ, सिंस, अब ध्यान से ना, सिंस द नो लोड पीएफ इज वेरी लो, पावर फैक्टर कैसा हो गया, बहुत लो, क्योंकि नो लोड जब लोड लगाओगे नहीं तो पावर फैक्टर कैसा होता है, बहुत पुअर। इट इज रिकमेंडेड दैट द लो पावर फैक्टर वाट मीटर कैन बी यूज फॉर दिस। देखो ये अंडरलाइन कर देना, एलपीएफ वाट मीटर यूज होगा कहां पे बाबू, जो ओपन सर्किट टेस्ट होगा उसका कौन सा आप वाट मीटर यूज करोगे। हेलो हेलो ओम प्रकाश जी, हेलो, हमारी आवाज सुना रहा है धर्मेंद्र जी? आप कमेंट करिए, अगर नहीं सुना रहा तो कमेंट करिए, कमेंट पे तो लिख सकते हैं ना। जी सर, सुनाई दे रहा है सर। तो प्रकाश जी साइलेंट क्या हो गए? ओम प्रकाश जी छोड़ के अब चले गए होंगे बोलते किधर। कुछ तो बोले, पढ़ा रहे हैं। ओम प्रकाश जी यही कमेंट करिए। अच्छा ओम प्रकाश जी फिर ज्वाइन करेंगे अपने, देखो तो अब क्या होगा, अब जो वाट मीटर आप यूज किए हो, कैसा वाट मीटर यूज किए हो बाबू, लो पीएफ वाट मीटर। क्यों? क्योंकि नो लोड पावर फैक्टर बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। हाँ जी सर आप पहले प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा है सर, शेयर कीजिए सर टॉपिक। सबको नहीं दिख रहा है? रुको जी, हम धर्मेंद्र जी, क्या है सर? दिख रहा था अभी सर, हट गया अब। धर्मेंद्र जी, अभी हट गया है सर, आपका फोटो आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी दिख जाएगा। आप लोग बोलते क्या नहीं हो, जब नहीं दिखता तो अब दिख रहा है सर कभी से मेरा तो कट गया था सर, इसीलिए आपको फोन किए। अब दिख रहा है कि नहीं बताओ? जी अब दिख रहा है। अब फोन मत क्या करिए, इसलिए अगर फोन काटेगा तो फिर नेटवर्क चला जाता है यहाँ से। जी सर। चलिए अब देखो, तो जो यहाँ वाट मीटर यूज होगा वो कौन सा वाट मीटर यूज होगा, लो पावर फैक्टर वाट मीटर यूज होगा। कौन सा वाट पेपर, एलपीएफ वाट मीटर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर। क्यों बाबू लो पावर फैक्टर, क्योंकि नो लोड जो पीएफ होता है वो ट्रांसफार्मर का 0.2 के आसपास होता है, 0.2 इससे ज्यादा नहीं होता है। तो नो लोड जो पीएफ 0.2 होगा, तो जो पावर फैक्टर जो वाट मीटर यहाँ यूज करोगे वो एलपीएफ यूज करोगे। अब एलपीएफ वाट मीटर और हाई पावर फैक्टर वाट मीटर में कुछ अंतर होता है। अब ये अंतर मेजरमेंट में देते हैं अभी। अब ये आप सुनिए, अब यहां से आपको 3 चीज क्लियर हुआ कि जब भी हम आप ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो क्या क्या क्लियर हुआ, इंस्ट्रूमेंट किस साइड प्लेस होगा, क्या सर? इंस्ट्रूमेंट किस साइड प्लेस करोगे, कौन सा साइड ओपन करोगे, कौन सा साइड इंस्ट्रूमेंट रखोगे। तो इंस्ट्रूमेंट सर थी लो साइड, लो वोल्टेज साइड रखेंगे, हाई वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड को ऐसा क्यों करेंगे सर? मेरा थी हाई वोल्टेज साइड के सुरक्षित भी नहीं रह पाएंगे, हाई वोल्टेज साइड सर ज्यादा आर्थिक की जरूरत पड़ेगी। रेटेड वोल्टेज हमको, रेटेड वोल्टेज इजीली अवेलेबल नहीं होगा, रेटेड वोल्टेज इजीली अवेलेबल नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज होगा वो लो रेटिंग का यूज होगा, तो चीपली कॉस्ट पड़ेगा और वर्क सेफली। ये बात समझ में आया? चूंकि नो लोड का पावर फैक्टर बहुत लो होता है, तो इसमें कौन सा वाट मीटर यूज करेंगे, एलपीएफ वाट मीटर। ये बात समझ में आया? लो पावर फैक्टर। हाँ अब ध्यान सुनिएगा, जो भी आपका पावर मेजर करेगा आपका वाट मीटर जो भी पावर मेजर करेगा दैट इज कॉल्ड ओमेगा नॉट। और ओमेगा नॉट किसको बोलेंगे, पी आई नॉट, दैट इज आयरन लॉस। किसको बोलेंगे, आयरन लॉस। ये बात आपको समझ में आ रहा है? और इसको बोलेंगे नो लोड पावर, जब कोई लोड नहीं लगा था, दैट इज कॉल्ड नो लोड पावर। आपको याद होना चाहिए ऑल डे इफिशिएंसी जब निकाला था
एक बार एक क्वेश्चन में दिया था 7 घंटा बिना लोड के चला है, तो जब बिना लोड के चलेगा तो केवल हम लोगों ने आयरन लॉस लिया था, जाकर देखिएगा। तब अगर हाँ ओमेगा, कॉपर लॉस हाँ अब जब आप क्या और आपने पावर क्या पढ़े बाबू, वी आई बराबर वी आई। हाँ वी आई कॉस फाई, ये ना पढ़े हो। हाँ अब इस पावर को मैं यहाँ रखता हूँ, क्योंकि वाटमीटर यही ना मेजर करेगा, तो वाटमीटर इज इक्वल टू वी हाँ नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस पाई नॉट। आई नॉट इज कॉल्ड नो लोड करंट, देखो यहाँ लिखा है VOC। VOC इसलिए बोला गया कि ये वोल्टमीटर मेजर करेगा। VOC इज इक्वल टू वी नॉट, दैट इज कॉल्ड रेटेड वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? रेटेड वोल्टेज, जो भी वोल्टेज होगा रेटेड वोल्टेज। IOC इज कॉल्ड ओपन सर्किट करंट विच आर मेजर बाय द अमीटर। कौन मेजर करेगा इसे? ओपन करें। ये अमीटर मेजर करेगा। कौन अमीटर मेजर करेगा? लगा जो अमीटर दिखाते हैं अभी, ये अमीटर मेजर करेगा और ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। ये बात आपको समझ में आया? जी अब जब ये दोनों मेजर कर दिया तो देखिए वाट मीटर से हमें W पता चल जाएगा, यस एंड नो। तो हम इन दोनों में से जी। क्या निकाल लेंगे? पावर फैक्टर नो लोड। हाँ तो पावर फैक्टर नो लोड हमको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? देखो तो कॉस फाई को हम लोग क्या बोला? नो लोड पावर फैक्टर। यस बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ ये पैरामीटर आपको समझ में आ रहा है? जो पैरामीटर लिखा है समझ में आया? चलिए अगर ये समझ में आया तो आगे देखिए। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगा। सर इसको थोड़ा बड़ा कीजिए ना। हाँ अब हाँ ठीक कर है। रहा हूँ, आप ध्यान रखियो। हम लोगों ने इसको पहले नेगलेक्ट कर, देखो अब ये मैंने प्राइमरी साइड बनाया है ट्रांसफार्मर का। आप ध्यान से देखो डायग्राम कहाँ आ गया, ये डायग्राम में आओ। ये डायग्राम में देखो, मैंने इस डायग्राम को क्या किया, अलग बना दिया। कौन से डायग्राम को? मैं इसमें घेरता हूँ ग्रीन कलर से। मैंने इस पूरे डायग्राम को यहाँ से लेके यहाँ तक के डायग्राम को अलग बना दिया। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अलग बना दिया। अब अलग डायग्राम कैसे बनेगा आप लोगों को याद होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का डायग्राम कौन से ऐसा बनाया था। यहाँ नो लोड पैरामीटर था, याद है या भूल गए हो? जी जी याद है सर। और इधर लगा दिया था, आप यहाँ पे वाइंडिंग लगा दिया था, फिर उसका सेकेंडरी बनाया था। याद है आपको? भूल गए हो? बोलो। हाँ और इधर लगाया सेकेंडरी। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ रहा है? जी जी अगर आप ये याद है तो दैट इज ओके। अब आप यहाँ पे आओ, ये डायग्राम मैंने बनाया है, देखो। अब मैंने यही डायग्राम यहाँ बनाया है। क्या किया है? ये डायग्राम मैंने यहाँ तक बनाया है, यहाँ मैं ओपन छोड़ दिया, क्योंकि ये सर्किट आप ओपन छोड़े हो तो ओपन का वोल्टेज हो जाएगा 0। अब मैंने यहाँ तक पैरामीटर रखा। अब देखो, और इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको नेगलेक्ट, क्योंकि सर्किट ऐसे क्लोज करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे, तो मैंने ये वाला पार्ट नहीं दिखाया है। बात आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। जी प्राइमरी मतलब केवल प्राइमरी, आपका सेकेंडरी दिखाया नहीं। अब देखो ध्यान से, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला कि नो लोड करंट 2 से 6% होता ही है। तो जो कि इतनी कम वैल्यू, नो लोड करंट का वैल्यू इतनी कम आएगी। अगर मान लो 100 एम्पियर लोड पे था तो नो लोड करंट कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर के बीच में। बोलिए। तो 2 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच में जो भी ड्रॉप होगा उसे हमने यहाँ नेगलेक्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? नेगलेक्ट। ये बात आपको समझ में आया? अब नेगलेक्ट करते ही जो भी सर्किट बनेगा, ये हटा दिया, हटाया। अब ये हटाया तो ये क्या बन जाएगा? सर्किट केवल ये बन जाएगा। बोलो, ये सर्किट केवल बन जाएगा। बोलिए। जी सर। अगर आपको तकलीफ होता आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि आपके नोट्स में ऐसा ही कटआउट दिखेगा तो आपको तकलीफ देगा। ये आरसी है और एक्सएम है, ध्यान से सुनिएगा। और ये है आपको नो लोड करंट। कौन सा करंट है? नो लोड करंट। आपको बातों को समझ में आया? बोलिए। हेलो जी सर। हम प्रकाश जी गायब हो गए फिर? हाँ निकल है तो सर, ओम प्रकाश जी है। चलो आवाज नहीं जा रहा होगा। अब देखो, अब इसके मतलब अगर जो भी वोल्ट मीटर मेजर किया है ना, वोल्ट मीटर मेजर किया था VOC। जी सर। और यहाँ पे जो अमीटर लगाए थे वो अमीटर मेजर करेगा IOC। जी। तो मैंने IOC का आई नॉट लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को सारा चीज पता है। क्या क्या पता हो गया? हम लोग को ओमेगा नॉट पता है, क्योंकि वाट मीटर मेजर करेगा। वाट मीटर रीडिंग कितना होगा? ओमेगा नॉट। सुनिएगा, जी। हमको क्या क्या वैल्यू पता है। हम लोग का वोल्ट मीटर मेजर करेगा, तो वोल्ट मीटर से वैल्यू किसे पता चल जाएगा? V नॉट की। ये बात समझ आ रहा है? जी। और हम लोग का अमीटर मेजर करेगा, तो अमीटर से किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? आई नॉट करंट का सर। I नॉट की। ये बात समझ में आया?
अब इस 3 वैल्यू हमको पता है, तो चौथा वैल्यू हमने निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बोला था, ध्यान से देखो कि डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू, देखिए अभी बोला हूँ डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू कितना, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट। तो कॉस फाई नॉट अगर निकालना है यहाँ से तो कितना आ जाएगा कॉस फाई नॉट, बोलते हैं तो डब्ल्यू नॉट बाई भी नॉट आई नॉट। हाँ, तो देखिए ये लिखा है डब्ल्यू नॉट बाई वी नॉट इंटू आई नॉट, देखिए कॉस फाई नॉट। ये बात आपको समझ में आया? बोलिए जी सर। बोलिए। जी सर। अब आपको 2 करंट यहाँ बताया था, एक करंट बताया था आईसी, आईसी इक्वल टू बोला था आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट, आईसी इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस फाई, आपको याद है? जी सर। कोर लॉस कंपोनेंट, तो कोर लॉस कंपोनेंट ये आ गया आई नॉट इंटू कॉस फाई, क्योंकि आपका आई नॉट की वैल्यू पता है और कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से पता चल गया, तो ये रख देंगे तो मिल जाएगा। बोलिए। जी सर। जी सर। दूसरा करंट निकालेंगे आईएम, आईएम इक्वल टू होगा बाबू आई नॉट इंटू साइन फाई नॉट, तो चूंकि आई नॉट की वैल्यू ये पता चल गया, अब साइन फाई नॉट की वैल्यू पता नहीं है हमको, तो साइन फाई नॉट की वैल्यू ऐसे निकल जाएगा, कैसे? साइन फाई नॉट ऐसे निकल जाएगा, साइन फाई नॉट इक्वल टू, देखो 2 तरह से निकाल सकते हो, एक तो ये है कि कॉस फाई नॉट की वैल्यू कितना हमको आया पता नहीं, आया है कुछ वैल्यू, मान लेते आया, मान लेते कॉस फाई नॉट की वैल्यू आया क्या, मान लेते हम अल्फा वैल्यू है, मान लेते अल्फा है, तो फाई नॉट की वैल्यू कितना आएगा? फाई नॉट अल्फा कॉस इनवर्स अल्फा हो जाएगा सर। कॉस इनवर्स, अब ये फाई नॉट की वैल्यू चल जाएगा पता, तो फाई नॉट की वैल्यू उठाकर सीधे रख दो, जी सर। इस फाई नॉट की वैल्यू सीधे उठा के यहाँ डाल दो, पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा? आपको आई नॉट पता ही हो गया, आई पता होगा, तो करंट पता चल जाएगा। बोलो। जी सर। अब आपको आईसी आईएम पता चल गया, तो ध्यान से देखो इस सर्किट को, ऊपर चलते हैं, जब ये पता चल गया तो ध्यान से देखो, अब इस सर्किट पैरेलल में है कि नहीं है, तो टोटल वोल्टेज की करो कितना, ये रहेगा वी नॉट, बोलिए। जी सर। अब ये करंट पता चला है आईसी, देखो ये करंट ब्रांच में जाएगा आईसी, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ये ब्रांच में करंट जाएगा आईसी, और उस ब्रांच में करंट कितना जाएगा, आईएम जाएगा, बोलिए। जी सर। तो अब देखो ध्यान से, अब जब वोल्टेज इसमें पूरा का पूरा वीओसी है, पैरेलल सर्किट है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज वीओसी है, तो आरसी का वैल्यू कितना, आरसी का वैल्यू इक्वल टू वीओसी बाई आईसी, बोलिए। जी सर। जी सर। भी नॉट। एग्री? अच्छा, और एक्सएम की वैल्यू कितना, अगेन सर्किट पैरेलल तो वोल्टेज सेम रहेगा, जी सर। तब VOC। बाई आईएम, बोलिए। जी सर। अब आईएम की वैल्यू आपको पता ही हो गया, आईसी की वैल्यू पता ही है, वीओसी का वैल्यू ऑलरेडी वोल्टमीटर से निकाले ही हो, यही बात यहाँ नीचे लिखा है, यही बात यहाँ नीचे लिखा है, ध्यान से देखो यही बात। इसको और लिखना चाहता था मैं, ये लिख देता वी नॉट बाई, हाँ वी नॉट बाई आईसी और वी नॉट बाई आईएम, क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई आईएम। ये बात आपको समझ में आया? जी सर। एग्री? तो आप इस तरह से आपको ओपन सर्किट पैरामीटर पता चल गया, आरसी और एक्सएम, एक्सएम बोलो या एक्सी बोलो, एक्सएम एक्सएम लिखो, एक्सएम अगर लिखा हो तो एक्सएम ही लिखो, बात समझ में आया आपको? बोलो। जी सर। सर आया मेरा ना? कट गया था, एक बार बता दीजिए। ए चुप रहिए, नहीं बताऊंगा, आप कॉलेज आकर पूछिए, आप पटना रहते हैं ना? सर मेरा कनेक्शन टूट गया था, कट गया था सर। कोई फायदा नहीं, अब यही करेंगे, बार बार पीछे चलेंगे, 2 घंटे टाइम में। सर से बात कर रहे हैं तो ओम प्रकाश जी सर। हाँ गलत बात है। नहीं 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 सर, मेरा कनेक्शन, हम तो सर लैपटॉप पे हैं, हम फोन पे नहीं है। अच्छा मेरा ठीक है, पता कोई नहीं बात, अपने से कट गया था। आप पटना में रहते हैं, आप आके कभी पूछ लीजिएगा हमसे। चलो सर ड्यूटी से हम परेशान हैं। अच्छा चलो, ये ठीक है, ये बात समझ में आया धर्मेंद्र जी? जी सर। धर्मेंद्र जी कैरी दिस इंफॉर्मेशन टू ओम प्रकाश जी। जी सर। सर फिर बाद में हम समझ नहीं पाएंगे सर। तो नेक्स्ट, आप जब नेक्स्ट ज्वाइन करिएगा 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे से बात करिएगा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन है, चलो इस पे समझाता हूँ ओम प्रकाश जी, दोबारा एक क्वेश्चन पढ़िए, समझाता हूँ इसी पर समझा ओम प्रकाश जी, आप घबराओ मत, यही पर समझाता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है ना ओम प्रकाश जी? अब एक क्वेश्चन पढ़िए, अब आप ही के लिए बना रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए तब तक। ओम प्रकाश जी क्वेश्चन पढ़िए। इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड टू एलवी साइड द ओपन सर्किट रीडिंग ऑफ 10 kVA 450/120 volt 50 hertz सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। हाँ आगे।
are 120 volt, 4.2 ampere and 80 watt. Find the resistance and reactance of parallel equivalent. ये क्या सर? एक्साइटिंग सर्किट, एग्जैक्टिंग सर्किट एग्जिस्टिंग नहीं, एक्साइटिंग है सर। टू द क्या हाई पढ़े, वोल्टेज साइड। पढ़ने दीजिए तो हम अपना बना रहे हैं, उनको पढ़ने दीजिए, थोड़ा इनको समझाना है ना, तो बनाना पड़ेगा ना हमको। जी सर। ये गायब हो जाते हैं, आप बीच बीच में आके कहते हैं सर समझाइए, बड़ा मार सर खाइएगा। मेरा कनेक्शन टूट गया था सर, नेटवर्क इशू के चलते। तो क्लास जब हो ना, तो आप ऐसा नेटवर्क क्षेत्र में बैठिए जहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क हो, सर ठीक है ना। पहली बार मेरी कैप्चर ऐसे हुई। चलिए अब देखिए, मैंने बोला विद द इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड टू एलवी साइड द ओपन सर्किट रीडिंग ऑफ ए 10 kVA। देखिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया है 10 kVA और दे दिया आपको V1 V2 450/120 ये वोल्टेज दे दिया एंड 50 ईयर्स। ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। कितना पर कनेक्ट किया इसको ओपन सर्किट में? 120 वोल्ट। 120 वोल्ट क्यों? देखो ध्यान से, या 120 इसका रेटेड था, 120 को कनेक्ट कर दिया, इसको करंट कितना मिला? 4.2, यानी वोल्ट मीटर को कितना पर दिया? क्या 120? ध्यान सुनिएगा, तो वोल्ट मीटर कितना मेजर किया आपको? 120। ये बात आपको समझ आ रही है? चलिए हाँ। अब दूसरा इसने बोला कि करंट कितना है, चूंकि ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में सब नो लोड, करंट कितना आ गया? 4.2 हो गया। 4. हाँ। अब आगे बताइए, और आपका वाट मीटर कितना रेट किया है? 80 वाट। तो वाट मीटर रेट किया 80 वाट। चलिए अब ये भी लिख दिया मैंने। अब आगे आगे क्या बोला इसने? अब आगे इसने बोला है फाइंड द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द पैरेलल। देखिए इसका पैरेलल जब भी बोलेगा तो कौन सा वाला बात होगी? देखो इसका ये रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस निकालना, दैट इज द शंट ब्रांच या पैरेलल ब्रांच, दैट इज कॉल्ड शंट इक्विवेलेंट या पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट। एक्साइटिंग सर्किट बोलते हैं। कौन सा सर्किट बोलते हैं? एक्साइटिंग। बात आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आरसी और एक्सएम की आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है प्रकाश जी? एक्सएम की वैल्यू और आरसी की वैल्यू। पहले समझिए, पहले यहाँ बात है। अब आपको इसमें वैल्यू क्या क्या नोन है। अगर आपको किसी वजह से भी पता है, अगर आपको आईसी पता होगा तब डायरेक्ट निकालोगे नहीं, आईसी बाई भी कर देंगे तब, चूंकि पैरेलल है तो पैरेलल में वोल्टेज दोनों पर सेम रहेगा। और यहां से अगर आईएम पता हो जाता आपका काम हो जाएगा। अब आईसी आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। आईसी इक्वल टू क्या बोलते हैं? आईसी इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस फाइव। पढ़े हैं क्या? भूल गए सब? छोड़ दिया वहीं पे सर। फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा मैथ फंसा, उसी में ध्यान दे रहे हैं सर अभी की। अच्छा जी, थोड़ा हम गरीब पे भी ध्यान दे दीजिए सर। हम सर दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है हमको सर। नहीं तो थोड़ा हम गरीब पे भी ध्यान दीजिए ना, तो ये भी दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा। आईवीएस के ना पढ़े, ठीक है? आईवीएस के ना पढ़े फिर ठीक है। अब आपको आईसी की वैल्यू और आईएम की वैल्यू के लिए आपको आई नोट पता है, आई नोट दिया है। अब आपको फाई की वैल्यू चाहिए ना, कॉस फाई की, बोलिए। तो कैसे निकालेंगे ये? आप ये कैलकुलेट किया देखिए, तो आप जानते हो कि ओमेगा नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट। तो कॉस फाई नॉट कितना आ जाएगा बोलो? 0। अच्छा, कॉस फाई नॉट कितना आ जाएगा बोलो? में वी नॉट इंटू आई नॉट। हाँ तो चलिए ये निकाल दिया मैंने, कॉस फाई नॉट आ गया या कितना? ओमेगा नॉट अपॉन वी नॉट इंटू आई नॉट। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है, वी नॉट की वैल्यू पता है, आई नॉट की वैल्यू पता है, रखो। तो ये रख दिया, देखो 80/120 इंटू 4.2 कितना आ गया? कॉस फाई नॉट की वैल्यू कितना आ गया? 0.158। अब यहाँ से साइन फाइ, अब यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू निकाल लो। फाई नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? कॉस इनवर्स। हाँ कॉस इनवर्स बोलिए। हाँ तब माइनस 0.158 हो जाएगा। हाँ तो बताइए कितना वैल्यू आएगा इसका? इसका एंगल कितना आ जाएगा बोलिए? एंगल, हाँ अरे कॉस इनवर्स 0.158 तो निकालिए ना, कैलकुलेटर लिए हैं? हाँ निकालिए इसको।
0.1 माइनस 0.999। है माइनस 0.9 नहीं आएगा, 0.99 आएगा। क्यों माइनस लगा रहे हैं आप? माइनस नहीं आएगा, ध्यान इधर से माइनस देखिए। लगा दिया हाँ ये आ जाएगा 0.999। 0.99, ये आया ना। जी चलिए, जी 0.999 क्यों आया भाई? डिग्री में आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। आपका कैलकुलेटर रेडियन में है क्या? आप क्या किए? कॉस 0.158 किए क्या? थोड़ा देखिए तो। कॉस इनवर्स 0.158 किए सर। कैसे पता भाई? ऐसे तो नहीं आना चाहिए। इसका एंगल मैं निकालता हूँ। कैसे आप लोग निकाल रहे हैं कॉस इनवर्स? ये एंगल आना चाहिए था 2 डिग्री 5 डिग्री जो भी है। कॉस इनवर्स 0.158 या 80.90 आता है, 80.91। क्या आप निकालते हैं भाई? सर कॉस यहाँ आप कॉस लिखे, इसको इनवर्स निकालने के लिए कौन सा बटन टिपे सर? शिफ्ट माइनस कॉस लिखे। नहीं नहीं, देखिए शिफ्ट दाबिए, शिफ्ट, और येलो कलर से हाँ लिखा होगा सबका कॉस इनवर्स। शिफ्ट दाब का जितना येलो लिखा है वो येलो से आएगा। अच्छा। शिफ्ट दाबिए तब कॉस इनवर्स आ जाएगा। ओ शिफ्ट दाब के कॉस दाबेंगे। हाँ कॉस इनवर्स आ हाँ, गया। आप डालिए हाँ 0.158। 0.158। कितना आया? हाँ 80.909। आगे ना 80.91। हाँ हाँ अब देखो, अब आईसी की वैल्यू क्या जानते हो? आईसी इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई। हाँ तो देखो आई नॉट की वैल्यू 4.2 और कॉस फाई की वैल्यू कितना? 0.158। हाँ तो यहाँ से आईसी की वैल्यू दोनों पता को चल गया। मल्टीपल आईसी की वैल्यू पता चल गया, बोलिए। आई नॉट साइन फाइव, तो साइन फाइव का ना आइए गया सर, तो गुणा कर देने से निकल जाएगा। अच्छा, अब आई एम निकालिए। आई एम इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट। आई नॉट हाँ की वैल्यू 4.2 और साइन इंटू फाई नॉट की वैल्यू रख दो। साइन हाँ इंटू 8 साइन इंटू 80.91। हाँ बताओ कितना आएगा? यहां लिख दो, इसको थोड़ा कटकुट इसमें हो गया है। 4.2 इंटू साइन 80.91 91 साइन 80 डिग्री 91। चलिए बताइए कितना आया? 4.147। 4.147। देखो आया भी है। आपको दोनों पैरामीटर मिल गया। अब ध्यान से देखो, अब दोनों पैरामीटर मिल गया तब अब यही सारा पैरामीटर नहीं। अब यहाँ से देखो, अब ये वैल्यू निकालना था आरसी। तब आरसी की वैल्यू कितना हो जाएगा? आरसी इक्वल टू, ध्यान सुनना, आरसी इक्वल टू होगा वी नॉट बाई आई सी। बोलिए, हाँ वी नॉट की वैल्यू पता है आपको? 120। अच्छा, और एक्सएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई आई एम। हाँ आई एम की वैल्यू आप निकाले हो, चलो आपका रख दो। आई एम की देखो, इसका वैल्यू कितना आया था? वी नॉट इक्वल टू 120 120 और डिवाइड बाई 0.6 कितना आया था? 0.6 कितना आया था? 0.66। तो 0.66 कर दो, ये आ जाएगा, बोलिए। हाँ और ये करो 120 बाई कितना आया था? 4.147 आया था ना शायद। तो 4.147 करो, ये जो भी वैल्यू आएगा वही ओम कितना कितना वैल्यू आया बताइए? 181.81। 181.81। ठीक है, आयशिया कितना आया? 120 आगे 4.17 4.147 4.147 कितना आया? 28.936 5। 28 हाँ 28 दशमलव कितना? 936 936। तब 936। आ गया ना? ये तो दोनों पूछा था आपसे, ये निकालना था। आपको बात समझ में आया? जी जी अब यही आंसर आया होगा। देखो यहाँ पे ये आंसर आया होगा, देखो क्या आया है।
अभी सेंसर में एक सेंसर और जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है मैं बता देता हूँ। ये बात आपको समझ में आ गया? देखो तो यही आया कि नहीं, 180.83 और 28.985 आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ अगर आपसे बोल दे कि इसका हाई वोल्टेज साइड का पैरामीटर बताओ, मतलब यही वैल्यू हाई वोल्टेज साइड रिफर करना है, तो हाई वोल्टेज साइड में जब रिफर करेंगे तो हाई वोल्टेज साइड का रेशियो आपको याद होना चाहिए N2/N1 का स्क्वायर। अच्छा याद है? आप जाके एक बार रिफर पैरामीटर देखो, R इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट जो निकाला है देखो, आपको पता चलेगा। बात आपको समझ आई? बोलिए। जी। जी सर। चलिए अभी बात पता चली, तब हम चलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। देखो अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट के बाद समझ में आएगा। तो ओपन सर्किट जी। टेस्ट में हम लोग क्या क्या निष्कर्ष निकला हम लोगों के पास, बोलिए। हम ओपन लोग सर ओपन सर्किट टेस्ट में क्या क्या देखे? हमको लो वोल्टेज पे टेस्ट करना चाहिए, हाँ, और ओपन हाई सर्किट वोल्टेज साइड ओपन रखना चाहिए। ओपन रखना चाहिए। उसके बाद उसे क्या निकला हम लोग को? आयरन लॉस। आयरन लॉस कंपोनेंट निकलता है, जैसे शंट पैरामीटर निकलता है, आरसी और एक्सएम का वैल्यू निकलता है। जी। उसके बाद वहां से हमको क्या मिला? आयरन लॉस, दैट इज डब्ल्यू जो वाटमीटर मेजर किया, दैट इज आयरन लॉस, ओपीआई का वैल्यू है। उसके अलावा हम लोग क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ। अब हम लोग करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है टू डिटरमाइन द कॉपर। हाँ जी, इसमें कॉपर लॉस भी सर निकलेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में? वही निकाल रहे हैं, वहां से आयरन लॉस निकला। देखिए तो ये निकाल रहा है, पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पूरा पढ़िए। क्या गेस कर रहे हैं? पढ़िए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कैरिड एट रेटेड carried करंट। out at rated current to determine the full load copper loss. आगे पढ़िए। This test need not be carried out at rated frequency because the winding resistance is not dependent on frequency in distribution transformer. जाहिर सी बात है, रेसिस्टेंस का भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं बोला कि इससे हमें कॉपर लॉस निकलता है, और दूसरा बोला कि कॉपर लॉस निकालने के लिए कौन सा आप इसको कैरी आउट करो? रेटेड करंट पे। किस पे? रेटेड करंट पे। अब ध्यान से सुनो, अब इसमें इंस्ट्रूमेंट कहाँ साइड रखेंगे, एलबी साइड या एचबी साइड? कोई मुझे बताए। इसमें इंस्ट्रूमेंट सर एलबी साइड। एलबी साइड। आपको क्यों लगा एलबी साइड? इंस्ट्रूमेंट सर उतना मेजर करने के लिए हमको, मेरे पास कहाँ सर थी अभी आपको समझा रहा था कि रेटेड करंट पर जब इसको कैरी आउट करोगे तो करंट की वैल्यू कौन से वाइंडिंग में कम होता है, हाई में या लो में? करंट के हाई में कम होता है। हाई में। तो हाई में तो कहाँ रखेंगे इसको? या इंस्ट्रूमेंट कहाँ प्लेस करेंगे? हाई में। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज साइड हमको रेटेड करंट इजीली मिल जाएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, जबकि लो वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। ये बात आपको समझ में आई? जी। इसका मतलब है कि हम लो वोल्टेज साइड को क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे, और जितना भी इक्विपमेंट प्लेस करना हो कहाँ प्लेस करेंगे? हाई वोल्टेज साइड में। ये बात आपको समझ में आई? हाँ। बोलिए। जी सर। जी जी। हाँ, इस समझ में आई? तो देखिए कहानी यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ मैं, इसलिए समझाएगा वो हमें पता चले। सर इंग्लिश में पढ़े सर, हमको समझ में नहीं आया, हिंदी में इसका सर डिफाइन कर दीजिए। क्या? जो सर हम इंग्लिश में पढ़े। क्या पढ़िए इंग्लिश में? सर डिफिनेशन पढ़े ना सर शॉर्ट सर्किट। मैंने बोला कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम जब भी करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने से क्या मिला हम लोगों को? तो हम लोगों को कॉपर लॉस अगर निकालनी है किसी ट्रांसफार्मर में विदाउट लोड लगाए तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पे परफॉर्म किया जाता है? रेटेड करंट पे। और रेटेड करंट हमेशा करंट जो की वैल्यू जो लो होती है वो हाई वोल्टेज साइड होती है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो हम किधर प्लेस करेंगे? हाई वोल्टेज साइड। तो लो वोल्टेज साइड को क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। ये बात आपको समझ में आया? जी जी। दैट देखो यही मेन कहानी है। अगर ये कहानी आपको याद आ गई ना तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर इसको शॉर्ट किया, ध्यान से इसको शॉर्ट कर दिया आपने, तो कौन सा वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया? एलबी साइड को शॉर्ट कर दिया।
शॉर्ट करने से इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, नो डाउट। अब हमने वाट मीटर प्लेस किया यहाँ पे, ध्यान से सुनना, वाट मीटर प्लेस किया पहले अमीटर और यहाँ लगा दिया वोल्ट मीटर। अब यहाँ लिखा है एससी, क्या लिखा है एससी। एससी का मतलब है बाबू शॉर्ट सर्किट। क्या मतलब है, देखो हमको यहाँ 3 पैरामीटर पता चलेगा। एक तो वाट मीटर जो पावर मेजर करके देगा एससी, ये बात आपको समझ में आ रहा है। दूसरा आपका अमीटर मेजर करके देगा क्या, आईएससी, हाँ ये अमीटर देगा, ये आपका वाट मीटर देगा। देखो मैं घेरते जाता हूं, ये आपको वाट मीटर देगा और वोल्ट मीटर आपको क्या दे देगा, वोल्टेज। बोलिए हाँ बीएससी। आपको 3 पैरामीटर पता चल जाएगा, बोलिए हाँ सर्किट। हाँ अब चल जाएगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं नीचे। अब पढ़िए तो दिस टेस्ट, सुनिएगा, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट विथ इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड ऑन एचबी साइड। अभी बोल रहा था कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट हम एचबी साइड प्लेस करते हैं, वाइल एलबी साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। अभी बोला था कि एलबी साइड क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। किससे, एक मोटा कंडक्टर से। मोटा कंडक्टर इसलिए क्योंकि अब एलबी साइड है तो करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, तो उसमें वायर जो होगी वो थोड़ा मोटा होगी। ये बात आप समझ आया। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू क्या होता है, कम होता है, और जो कि कॉपर लॉस करंट पे ही डिपेंड करता है। यस या नो? जी जी। तो इसलिए हम हाई वोल्टेज साइड में रखेंगे, क्योंकि साइड हाई वोल्टेज साइड में रेटेड करंट अगर आपको अवेलेबल करानी हो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लो वोल्टेज के साइड में, लो वोल्टेज के कंपेयर में। बात समझ में आया? तो मैंने लिखा दिस इज बिकॉज, यहाँ लिखा है दिस इज बिकॉज, वही बात जो बोला, दिस इज बिकॉज द रेटेड करंट ऑन द हाई वोल्टेज साइड इज लोअर देन द रेटेड करंट ऑन एलबी साइड। ये बात अभी बोला कि जो हाई वोल्टेज साइड में लोअर रेटेड करंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कहाँ, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड में। ये बात आपको समझ में आया? इसलिए रेटेड करंट जहाँ इजीली मिल जाए हम उसी साइड पर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कहाँ प्लेस करेंगे, हाई वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये बात आपको समझ में आया? अब आपका चूंकि रेटेड करंट अगर आपको हाई वोल्टेज साइड में मिलेगा, देखो क्या होगा। अभी मैं दिखा रहा था कि 1 एम्पियर और 500 एम्पियर दोनों में फर्क बता रहा था। अब सोचो एक साइड 5 एम्पियर है और एक साइड 100 एम्पियर है, तो 100 एम्पियर का मीटर है क्या आपके पास, नहीं है। तो जब हम 5 एम्पियर में मीटर लगाएंगे तो इकोनॉमिक होगा कि नहीं होगा, सस्ता मिलेगा ना। तो देयरफॉर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट में भी यूज, देयरफॉर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट में भी यूज। चलो अभी बात खत्म करते हैं। अब यहां से जो पैरामीटर निकलेगा, ध्यान सुनना। अब ये मैंने ट्रांसफार्मर बनाया, अब पढ़िए, सिंस the voltage required to circulate the full load current on short circuit is limited to 5 to 10% of the rated voltage। देखो ध्यान से, रेटेड करंट अगर हाई वोल्टेज साइड में फ्लो करवानी है तो उसमें जो वोल्टेज उसका होगा वो मात्र 5 से 10% ही काफी है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर 11,000 वोल्ट अगर पे है, हाई वोल्टेज साइड में अगर 11,000 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू बहुत कम। बोलिए, जब करंट की वैल्यू कम है तो सोचिए उस करंट को उतना ही करंट फ्लो करानी है तो 11,000 वोल्ट चाहिए क्या, नहीं चाहिए। कितना चाहिए, 5 से 10%। तो 5% अगर 11,000 का निकालोगे तो 0.05 का मल्टीप्लाई कर दो, या 10% निकालोगे तो कितना मिलेगा 10% 11,000 का, 11,000 का 10% कितना होगा, तो 10 वोल्ट। हाँ मरवा दोगे, 1100 वोल्ट होगा। तो जो रेट, हाँ अब सोचिए, तो जो रेटेड करंट फ्लो करवानी है उस सर्किट में, उस रेटेड करंट को फ्लो करवाने के लिए जो सप्लाई साइड वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज अपने उस ट्रांसफार्मर का रेटेड वैल्यू का 5 से 10% वैल्यू होगा। कितना वैल्यू, 5 से 10%। अगर मान लो अगर 400 वोल्ट अगर उसका हाई वोल्टेज है तो उसका 5% या 10% निकालोगे तो 40 वोल्ट। 40 वोल्ट सफिशियंट होगा उसमें प्राइमरी उसका पूरा फुल लोड करंट फॉलो कराने के लिए। बात समझ में आया जी? अब उसके बाद बोला कि द कोर लॉस। अब देखो कोर लॉस एट सच ए रिड्यूस वोल्टेज। अब देखो चूंकि आपको मैं बता चुका हूं कोर लॉस जो होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बताया था आया ना, कुछ तो बोलो। हाँ, तो जब वोल्टेज पर डिपेंड करता है तो वोल्टेज कितना ले लिया आपने, 5 से 10%, तो नेगलेक्ट हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, नेगलेक्ट कर देते हैं। एंड ऑल्सो द नो लोड करंट एट दिस रिड्यूस वोल्टेज इज नेगलेक्ट।
क्योंकि अब जो नो लोड वोल्टेज भी, अगर करंट भी फ्लो होगा इसमें, नो लोड करंट, तो बहुत कम होगा, क्योंकि वोल्टेज कम रखा है आपने, वो भी आपने नेगलेक्ट कर दिया। अब नेगलेक्ट करते हैं आपको क्या मिला, ध्यान से देखो। अब आपको इस सर्किट का पैरामीटर मिल गया। अब इस सर्किट में देखो क्या किया आपने, इस पैरामीटर को निकाल लिया हो। अब चूंकि इसको आपने नेगलेक्ट कर दिया हो तो ये सारा नेगलेक्ट हो गया। अब आपको इस साइड में जो पता है, इस साइड में क्या पता है, तो आपका पीएससी पता है जो वाटमीटर मेजर करेगा, आपको V1 पता है जो आपका बीएससी जो वोल्टमीटर मेजर करेगा, और एक आपको अमीटर मेजर करेगा क्या, एक आपको अमीटर मेजर कर देगा क्या चीज, एक आपका अमीटर मेजर कर देगा ये ISC। ये बात तीनों पता हो गया आपको, बोलिए। ये पता हो गया, ये पता हो गया और ये पता हो गया। चलिए अभी पता हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे किया, ध्यान से सुनना। दिख रहा है? अब देखिए पहला फिगर में फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस जो वाटमीटर का रीडिंग होगा वही हो जाएगा, जो वाटमीटर मेजर करेगा वही क्या हो जाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस। ये बात आपको समझ में आई? जी सर। बोलिए। अच्छा, दूसरा आपका हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, जेड। आपको जेड भी अच्छा, ये कितना लिखते होगा बाबू, VSC इंटू ISC हाँ, इंटू cos फाई। हाँ ये लिख देंगे, बोलिए एग्री। जी जी। तो देखिए यहाँ पे, और ये और अगर इसको लिखा जाए, इसको और पावर लिखोगे तो क्या लिखोगे, I² इंटू R इक्विवेलेंट। याद है आपको? हाँ, क्योंकि आपको वाट कॉपर लॉस यही होता है ना, R2 ही। R2 ही नहीं, R इक्विवेलेंट बोल दो। R इक्विवेलेंट जिस साइड निकाला जाएगा। अभी एचपी साइड होते हैं, एचपी साइड की बात होगी, ये लिख सकते हैं, बोलिए। हाँ चलिए अगर लिख सकते हैं तो आगे आते हैं। अब देखो, अगर यहाँ से अगर फाई की वैल्यू निकालनी थी, ध्यान से सुनना, यहाँ से अगर फाई की वैल्यू निकालनी थी तो ओमेगा का डिवाइड कर दे, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे VS इंटू ISC। बोलिए। हाँ। तो देखिए मैं क्या किया, आपका पावर फैक्टर निकाल दिया। देखो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या कर दिया, ओमेगा बाई VS इंटू ISC। ये आपको समझ में आया? हाँ। अच्छा, अब आपने अभी देखा था कि I² इंटू ISC² इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, ओमेगा CSC। बोलिए, देखा था ना? हाँ। तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ओमेगा SC बटे में I² SC। याद आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये बात यहाँ लिखा है, ये बात समझ में आया आपको? अच्छा, अब आप जानते हो कि जेड इक्विवेलेंट कितना होता है। जेड इक्विवेलेंट इसको लिखा जाता है VSC बाई आई, V बाई आई। बोलिए, V बाई आई होता है ना इम्पीडेंस। हाँ हाँ। तो V बाई ISC करोगे तो आपको जेड इक्विवेलेंट मिल जाएगा। आए बोलिए, जेड इक्विवेलेंट कितना लिखते हो आप, R इक्विवेलेंट आप प्लस J इंटू X इक्विवेलेंट। बोलिए, हाँ। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बोलिए। तो आपको जेड पता हो गया, आपको जेड पता हो गया, आर पता हो गया, तो एक्स नहीं निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ऐसे जेड इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से सुनो, आर इक्विवेलेंट स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, आप प्लस एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर। हाँ। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ रहा है? जी। अब यहाँ से आपको आई एक्स इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक्स इक्विवेलेंट निकालनी है तो इसका फॉर्मूला नीचे लिखा होगा। चलो नीचे लिखा दिखा देते हैं। देखिए एक्स इक्विवेलेंट कितना आ गया, रूट अंडर, क्योंकि एक्स स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे ना। हाँ। ये बात समझ में आया? जी। जीरो निकल गया। तो इस तरह से आपका ये हाँ। पैरामीटर निकल गया, किसका, वायर सर्किट का। अब पैरामीटर निकल गया तो क्वेश्चन इसमें कर लो। क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, बोलिए। जी सर। धर्मेंद्र जी। जी सर, जी सर। ओके, पोलैरिटी टेस्ट बचा हुआ है तो आगे लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम कर देंगे। जी सर। जी।
आप लोग कमेंट कर दो अपना रोल नंबर जाके।